कहानी की शुरुआत होती है फीमेल लीड जू को दिखाते हुए, जो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी पर उसे पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए उसे एक 3rd ग्रेड आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन मिला। तो आज कॉलेज में स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे थे, जो स्पॉन्सर कर रहे थे मिस्टर वे किंग, युनमा कॉर्पोरेशन का सीईओ, जो इस कहानी का मेन लीड है। तो स्कॉलरशिप में जू का भी नाम आता है, मगर उसका नाम सुनकर किसी को भी बिलीव नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई के मामले में कॉलेज में भी उसकी स्कूल जैसी ही हालत थी, इसीलिए तो जू के फ्रेंड्स को भी बिलीव नहीं होता। पर फिर जू भागते हुए कुछ देर में पहुंच जाती है, जिसे जब पता चलता है कि उसे स्कॉलरशिप मिल रहा है, इवन उसे खुद भी बिलीव नहीं होता। इसलिए वो अपने फ्रेंड से कहती कि शायद कोई गलती हुई होगी या तो फिर किसी दूसरे जू का नाम होगा, मगर प्रोफेसर कंफर्म करते हुए बताते हैं कि वो जू तुम ही हो। जो सुन वो शॉकिंगली स्टेज पर जाती है, जहाँ पर स्कॉलरशिप देने के लिए खुद वेकिंग उसके पास आता है, जिसे देखकर वो पूछती है कि आखिर आप यहाँ कैसे। तभी शुरू होता है एक फ्लैशबैक। 1 महीने पहले जू द माउंटेन आर्ट गैलरी होटल गई थी, वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, जहाँ का सुपरवाइजर उसे काम पर रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक आर्ट्स कॉलेज की स्टूडेंट थी, इसीलिए उसे होटल मैनेजमेंट का काम आता तो नहीं होगा। मगर जू ने अपने दूसरे टैलेंट से लाइक भारी चीजों को उठाना, हर चीज सही से और टाइम से फिनिश करना, इन सब के बारे में बताकर सुपरवाइजर को मना लेती है। लेकिन वो तो यहाँ स्पेशली अपने क्रश को चाइनीज वैलेंटाइंस डे पर प्रपोज करने के लिए आई थी, जो 1 महीने बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पर एक ट्रिप के लिए आने वाला था। तो जू के उस चाइल्डहुड क्रश का नाम था मिंग चेंग, जो बचपन से उसका नेबर है। तो जू यहाँ पर 1 महीना काम करके मिंग चेंग और उसके फ्रेंड्स के लिए होटल का स्पेशल रूम बुक करती है। तो जू मिंग चेंग के लिए लव लेटर लिखती है, जिसके साथ एक रिंग एक कवर में डालकर उस रूम के पिलो के नीचे रख देती है और बहुत खुश हो रही होती है। लेकिन इधर हमें पता चलता है कि मिंग चेंग जू को तो सिर्फ अपना दोस्त मानता है। तो होटल की ओर आते हुए मिंग चेंग की कार खराब हो जाती है, जिस वजह से उन्हें होटल पहुंचने में देर होने वाली थी। तो इस बार में मिंग चेंग जू को कॉल करके बताता है और कहता है कि वहां पहुंचने के बाद वो लोग साथ में मीटियोर शावर देखने के लिए जाएंगे, जो सुनकर ही जू की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। तभी अचानक होटल में सारे लोग भागम भाग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी होटल के मालिक यहाँ पर आने वाले हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड वेकिंग होता है। लेकिन जू को तो होटल के सीईओ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो होटल के अंदर एक फेमस पेंटर की पेंटिंग के साथ सेल्फी खींचने लग जाती है। अभी उसे सुपरवाइजर देख लेता है, तो उसे डांट कर वो उसे अपने साथ बाहर ले आता है बॉस का वेलकम करने के लिए। लेकिन वेकिंग तो दूसरी ओर से अपना सारा क्लीनिंग का सामान लेकर उसी स्पेशल रूम में चला जाता है, जो जू ने बुक कराया था, जहाँ पर मास्क वगैरह लगाकर वो रूम की पूरी साफ सफाई करने लग जाता है, जिस चक्कर में वो जू का लव लेटर भी फेंक देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वेकिंग को तो बहुत ही खतरनाक ओसीडी है, जिसकी वजह से उसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही क्लीन फ्रीक है। तो रूम की साफ सफाई करके वो उस रूम का सारा सामान बाहर फेंकवा देता है। इस बारे में जब जू को पता चलता है, तब तो वो बहुत ही परेशान होती है। ऊपर से वेकिंग सुपरवाइजर को कॉल करके बताता है कि वो जिस रूम में ठहरा है उस रूम की साफ सफाई अच्छे से नहीं की गई है, इसके लिए सुपरवाइजर उसे सॉरी वॉरी कहता है। वेकिंग उसे अपने लिए एक बटलर का इंतजाम करने के लिए कहता है, जो 24 घंटे उसके आसपास रहेगा। अब उस रूम की जिम्मेदारी थी जू पर, इसलिए सुपरवाइजर पहले तो उसे डांट लगाता है रूम की साफ सफाई अच्छे से ना करने की वजह से, जिसके पनिशमेंट के तौर पर उसे वेकिंग का बटलर बना देता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर जू अपने लेटर को ढूंढने के लिए उस रूम में जाती है, जहाँ जाकर वो देखती है कि पूरे रूम का तो नक्शा ही बदल चुका था, इसीलिए उसे अपना लेटर बेड पर नहीं मिलता, क्योंकि वेकिंग ने तो उन सारी चीजों को ऑलरेडी फेंकवा चुका था। लेकिन वार्डरोब में एक सूट की पॉकेट में उसे उसी कलर का एक कवर दिखता है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही अंदर जाती है, तभी अचानक वेकिंग उसके सामने आ जाता है और जू का हाथ उसके फेस पर जाकर लगता है। अब जू के टच करने की वजह से वेकिंग जोर से चिल्लाकर खुद ही भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बाथरूम में बाहर आकर उसे डांटने लग जाता है। तो जू से बताती है कि उसे वेकिंग का ही 24/7 बटलर अपॉइंट किया गया है। तो वेकिंग उसे एक फोन देता है, बताता है कि जब वो बुलाए तभी वो उसके सामने आए, वरना उससे दूरी मेंटेन करे। क्या कर उसे भगा देता है। जिसके बाद वेकिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा था, जहाँ पर उस लड़की को देखकर जू को याद आता है कि वो तो मिंगचेंग की यूनिवर्सिटी में ही सबसे पॉपुलर लड़की है, जिसका नाम रेन है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वेकिंग को एक बार लेक में गिरने से बचाया था, जिसके छूने पर वेकिंग को एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए थे, इसीलिए वेकिंग ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। लेकिन यहाँ जब वेकिंग उसे उसकी एक लॉकेट लौटाने जाता है, जो उस दिन वेकिंग के हाथ में रह गई थी, जिस दिन रेन ने उसे बचाया था, मगर उस लॉकेट को रेन पहचान ही नहीं पाती, जिससे वेकिंग को अब थोड़ा उस पर डाउट होने लगा था कि उस दिन उसे बचाने वाली शायद रेन नहीं थी। ऊपर से रेन जब उसके हाथ में टच करती है, तो वेकिंग के एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, इसलिए वेकिंग हैंड ग्लव्स पहन लेता है। जू तो अपना लेटर लेने के फिराक में थी, जो उसे लग रहा था कि वेकिंग के सूट के पॉकेट में है, मगर इससे पहले वो कुछ करती वेकिंग रेन को लेकर चला जाता है। तो रेन वेकिंग के क्लोज आने के लिए उससे बैक हग कर लेती है, जिससे वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो जल्दी से जू को मैसेज करता है और उसे किसी बहाने से रेन को यहाँ से भगाने के लिए कहता है। मगर जू तो ये फ्री में करने वाली नहीं थी, इसलिए वो उससे पैसे डिमांड करती है, जिसके लिए वेकिंग मान जाता है। तो जू आकर रेन को रेस्ट करने के बहाने रूम भेज देती है। तो वेकिंग इसके बदले जू को उसके पैसे दे देता है, मगर अपने रूम जाने पर उसे पता चलता है कि उसके पूरे बॉडी पर एलर्जी की वजह से रैशेस आ गए थे। जिसके बाद हमें वेकिंग के बारे में पता चलता है कि काफी सालों के इलाज के बाद भी उसका ये एलर्जी ठीक नहीं हो रहा है, जिससे परेशान होकर जब वो एक दिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करके लेक के पास गया ही था कि तभी पैर स्लिप होने की वजह से वो ब्रिज से नीचे गिरने ही वाला था, मगर तभी एक लड़की ने आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया था, जिससे वेकिंग उस लड़की के ऊपर जा गिरा था, मगर उसके टच करने पर भी वेकिंग को कोई भी रिएक्शंस नहीं हुआ था। तभी उसी लड़की का वो लॉकेट भी वहीं पर गिर गया
किया था और वेकिंग भी बेहोश हो गया था। पर जब उसे होश आया तब उसके सामने रेन आ गई थी, इसीलिए वेकिंग को लगा था कि शायद रेन ने ही उसे बचाया था, इसीलिए उसने रेन को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। मगर अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि रेन वो लड़की नहीं थी। वहीं जू एक और बार अपना लव लेटर ढूंढने के लिए चुपचाप से वेकिंग के रूम में घुस जाती है, लेकिन वार्डरोब में छुपने के चक्कर में वो फिर से पकड़ी जाती है। तो वो कई सारे बहाने मारने लग जाती है, मगर वेकिंग को तो उसकी किसी भी बातों पर बिलीव ही नहीं होता। अब जू को बाहर निकालने के चक्कर में जब वो उसे बाहर खींचता है तो वो उसके करीब चली आती है, जिससे वो फिर से उसके बॉडी पर टच करती है और इस बार तो उसके बॉडी पर उसे रैशेस भी दिख जाते हैं, जिससे वेकिंग उस पर और ज्यादा भड़क जाता है। तो वो उसे दोबारा उसके सामने ना आने की वार्निंग देता है, वरना वो उसे काम से निकाल देगा। ये बोलकर उसे रूम से बाहर निकाल देता है। तभी जू को मिंगचिंग का कॉल आता है, जो बताता है कि वो लोग एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर होटल की ओर आ ही रहे हैं, तो रात में मिलकर वो लोग मीटियोर शावर देखेंगे। ये सुन जू तो खुश हो ही रही थी, पर तभी उसे याद आता है कि अभी तक तो उसे अपना लेटर ही नहीं मिला है। तो वो इस मामले में हेल्प मांगने के लिए रेन के पास जाती है। तो रेन उसका लेटर ढूंढने में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, जिसके बदले वो जू से कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाने के लिए कहती है, जिनकी ये सारी बातें दूर से वेकिंग सुन लेता है। अब जू तो सुपरमार्केट के लिए चली जाती है, जिस वजह से वेकिंग को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो सुपरवाइजर को कॉल करके जू को निकालने के लिए कह देता है। अब जू गिरते पड़ते हुए दुकान पहुंच जाती है, जहाँ से सामान खरीद कर वो वापस आ जाती है। वहीं इधर वेकिंग रेन से ब्रेकअप कर लेता है। वही जू को तो सुपरवाइजर अंदर नहीं जाने देता। अब उसे पता चलता है कि बॉस ने तो उसे निकलवा दिया है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो तो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काम करने गई थी। इसीलिए वो वेकिंग से बदला लेने के लिए उसका वेट करने लगती है। और वेकिंग जब रेन से ब्रेकअप करके बाहर आता है तो जू उसके कार में बैठ जाती है, ताकि वो वेकिंग से अपना लेटर वापस ले सके। अब आधे रास्ते में वेकिंग को पता चलता है कि जू तो बैक सीट में छुपी हुई है, तो वो उसे चुपचाप से निकल जाने के लिए कह देता है, वरना वो उसकी पुलिस कंप्लेंट कर देगा कि जू उसे स्टॉक कर रही है। लेकिन जू तो अपना लेटर लिए बिना जाने वाली नहीं थी। वेकिंग तो उसे समझा समझा कर थक जाता है कि उसे किसी भी लेटर के बारे में पता नहीं है, मगर जू मानने को तैयार नहीं होती। वो तो उसका सूट चेक करने ही लग जाती है, जिससे उनकी बहस शुरू होती है। मगर इस चक्कर में उनकी कार जाकर पत्थरों से ठुक जाती है, जो देखकर जू तो खेतों की ओर भागने ही लग जाती है। तो वेकिंग उसे डांटते हुए उसके पीछे पड़ जाता है, मगर हमारी जू कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिस वजह से वो तो वेकिंग को धमकी दे देती है कि अगर उसे उसका लेटर नहीं मिला तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। वेकिंग भागने की कोशिश करता है तो जू उसे नीचे गिरा देती है, फिर उसकी सूट की तलाशी लेने लग जाती है। तो वहीं इधर मिंगचन और उसके दोस्त होटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनका बुक किया हुआ रूम तो खाली हो चुका था, इसलिए मैनेजर उन्हें रूम की दे देता है। मगर मिंगचन काफी देर से जू को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर जू तो उसका कॉल पिक ही नहीं करती, क्योंकि उसका फोन होटल में ही रह गया था। ऊपर से इनकी कार भी खराब हो गई थी, तो दोनों बस स्टॉप की ओर चलते हुए आ रहे थे, जहाँ पूरे रास्ते में तो इनका झगड़ा कंटिन्यू ही रहता है। पर आखिरकार जू से माफी मांग लेती है, क्योंकि उसके सूट में तो सच में कोई लेटर नहीं था। वहीं दूसरी ओर मिंगचन और उसके दोस्त मिलकर जू को हर जगह ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ बारिश में एक जगह उन्हें रेन दिख जाती है, जिसके घुटने पर से खून निकल रहा था। तो वो सभी मिलकर पहले रेन को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाते हैं। वहीं इधर ये दोनों तो अपनी इस हालत का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हुए बस स्टॉप तक पहुंचकर फिर से बहस करने लगते हैं। बारिश रुक जाती है तो दोनों मिलकर मीटियोर शावर देखते हैं, फिर बस के आने पर दोनों बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ और थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को झेलने के बाद वेकिंग नीचे उतर जाता है। मगर जाने से पहले दोनों एक दूसरे को कहकर जाते हैं कि दोबारा से वो दोनों एक दूसरे का चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। वेकिंग तो एक आदमी से फोन लेकर अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुला लेता है, जहाँ असिस्टेंट उसे जू के बारे में सब कुछ बताता है कि वो एक गरीब लड़की है, मगर अपने दोस्तों के साथ यहाँ का मीटियोर शावर देखने के लिए वो 1 महीने पहले यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए आ गई थी। बाकी वो ना ही किसी की स्पाई थी, ना ही कोई रिपोर्टर थी। तो ये सब जानने के बाद वेकिंग सुपरवाइजर को कॉल करके आज के लिए उसे होटल में रहने की परमिशन दे देता है। तो वो होटल अपना सामान लेने के लिए पहुँचती है, जहाँ सुपरवाइजर उसे बताता है कि बॉस ने उसे आज रात यहाँ पर रुकने की परमिशन दे दी है। तभी वहाँ पर मिंगचेंग आता है, तो पहले वो थोड़ा उसे डांटता है अचानक बिना बताए कहीं भी चले जाने के लिए, और इतनी दूर आकर इंटर्नशिप करने के लिए भी। वहीं इधर वेकिंग घर आकर देखता है कि उसे तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हुए थे, जबकि जू ने तो उसे काफी बार टच किया था, जो देख वो तो हैरान था। वहीं इधर जू को मिंगचेंग से अपनी फीलिंग्स बताने का मौका ही नहीं मिलता उसके दोस्तों की वजह से। वहीं इधर वेकिंग को सपने में खून दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। अगले दिन वो ड्राइवर को कहकर उस होटल से जो सामान उसने बाहर निकलवाया था, जिसमें जू का वो लेटर भी था, तो वो उसे वहाँ से मंगाता है, जिसके अंदर उसे एक रिंग मिलता है, जिसका डिजाइन बिल्कुल उसी लॉकेट की तरह था जो उसी लड़की का था जिसने उसे लेक के पास बचाया था। जिससे वेकिंग को डाउट होता है कि कहीं जू ही तो वो लड़की नहीं है जिसने उसे लेक के पास बचाया था और उसी से उसे एलर्जी नहीं होती। फिर जू अपनी यूनिवर्सिटी वापस आ जाती है, जहाँ मिलते हैं जू की बेस्ट फ्रेंड फेफे से, जो पार्ट टाइम एक क्लब में वेट्रेस का काम करती है और टाइम पास करने के लिए अमीर बॉयफ्रेंड बनाती फिरती है। तो जू के अपने तीनों रूममेट्स के साथ झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लोग एक नंबर की लेजी थी। रूम को तो डस्टबिन ही बनाकर रखा था और वो लोग चाहते थे कि साफ सफाई जू करे, और जो 1 महीना वो यहाँ पर थी नहीं उसके लिए डॉर्मेट्री फीस देने के लिए कहती है, इसीलिए वो डॉर्मेट्री छोड़ देती है और फीफे के साथ रूम शेयर करने के लिए उसके अपार्टमेंट आ जाती है, जहाँ फीफे की एक और रूममेट रहती है जिसका नाम है चियो। तो जू का फ्रेंड शुआई उसे उसके हॉलिडे स्केच के बारे में याद दिलाता है, जिसे अभी तक उसने सबमिट नहीं किया था, और उसी स्केच को सबमिट करने के बाद ही वो यूनमा कॉर्पोरेशन की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर
कर पाएगी। तो जू मीटियोर शावर देखते हुए अपना और वेकिंग का स्केच बना लेती है, जिसे वो टीचर को सबमिट करती है। तो टीचर उस पेंटिंग को वेकिंग को जाकर दिखाते हैं और उसे देखकर ही वेकिंग ने जू का नाम स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया था। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, जू वेकिंग से सॉरी वॉरी कहती है, उसने जितना भी उसके साथ बुरा बिहेव किया उसके लिए, और स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू कहती है। तो वेकिंग उसे कहता है कि हम लोग होटल से पहले भी कहीं मिल चुके हैं। फिर उसके थोड़ा करीब जाकर कहता है कि और आगे भी मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। तो वो बाहर आकर उसी की बातों के बारे में सोच रही थी, तभी उसे अपने पॉकेट में उसका खोया हुआ लॉकेट मिल जाता है, जिसे वेकिंग ने थोड़ी देर पहले उसके पॉकेट में डाल दिया था। अब ये लॉकेट तो जू से 1 महीने से भी ज्यादा पहले खो चुका था। उसे अचानक से अपने पॉकेट में देखकर वो तो हैरान थी। तभी उसके सामने से वेकिंग गुजरता है, तो वो उसे देखकर कहती कि क्या हम लोग सच में पहले भी मिल चुके हैं। कहकर वो उसी लॉकेट की ओर देखती है के साथ जू सोचने लग जाती है कि आखिर वो वेकिंग से होटल से पहले कहाँ पर मिली थी। वहीं हमें पता चलता है कि वेकिंग को लेक में गिरने से जिसने बचाया था वो तो जू थी, लेकिन जू को अभी तक वेकिंग के बारे में याद नहीं आया था। तो जू कलर्स खरीदने के लिए जाती है, लेकिन जो कलर उसे चाहिए था वो बहुत ही ज्यादा महंगा था, इसीलिए वो उसे नहीं खरीद पाती। लेकिन तभी एक लड़का ट्रॉली हाथों में पकड़े हुए हेडफोन्स लगाकर जू के स्टेयर्स को टक्कर मार देता है, जिससे वो ट्रॉली में आकर गिरती है। पर वो लड़का तो उसके ऊपर ही कलर्स के सारे डब्बे ट्रॉली में भर के ले जाता है, खरीद भी लेता है। लेकिन जू को एक बार भी सॉरी नहीं कहता, बस जू को जो कलर चाहिए था वही उसे देकर चला जाता है। तो इस लड़के का नाम है निंग, जो इस कहानी का सेकंड लीड है। तो ये अपने आंटी से बात करने जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि निंग अभी अब्रॉड से यहाँ पर आया है। वहीं इधर वेकिंग अपने डॉक्टर को जू के बारे में बताता है कि जिसने उसे लेक से बचाया था वो जू थी, और उसके टच करने से वेकिंग को एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते, इसलिए वेकिंग जू को अपने करीब रखकर इस अजीब से एलर्जी के बारे में पता लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने जू की कमजोरी का पता लगा लिया था, जो की थी उसकी गरीबी। इधर मिंगचिंग तो जू से स्कॉलरशिप पाने की खुशी में पार्टी लेता है और उसे अपने ही यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए कहता है, जिसके लिए जू को पहले अपने आने वाले एग्जाम में पास होना होगा, जो जू के लिए बहुत ही मुश्किल था। वहीं हमें पता चलता है कि निंग तो एक बहुत ही फेमस पेंटर है, जो शुनरान नाम से पेंटिंग बनाता है, और उसी के पेंटिंग्स का जू भी बहुत ही बड़ी फैन है। तो निंग को पार्सल में 2 बॉक्सेस मिलते हैं, जिसके अंदर गर्ल्स इनरवेयर्स थे, यानी कि इसके घर पे रॉन्ग डिलीवरी हुई है, इसलिए वो बॉक्स के ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ था उस पर कॉल लगाता है, जो कि जू उठाती है। तो निंग उसे इनरवेयर्स के बारे में बताने लग जाता है, जो सुन जू को लगता है कि कोई बदमाश लड़का होगा, इसीलिए वो उसे 2-4 गाली देकर कॉल काट देती है। वहीं घर आकर जियो उन्हें बताती है कि उनके ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़का रहने के लिए आया है, जिसका बहुत सारा सामान यहाँ पर डिलीवर हो गया था। तो उनसे तंग आकर जियो ने बाद में आने वाले सारे डिलीवरी पर्सन्स को सीधे ऊपर जाने के लिए कह दिया था। ये बात सुनकर उसे उस स्ट्रेंजर की कॉल का याद आता है, जो उसे इनरवेयर्स के बारे में बता रहा था, जो सुन फेफे कहती कि उसी ने तो इनरवेयर्स ऑर्डर किया था, इसीलिए वो उसी स्ट्रेंजर को कॉल करने के लिए कहती है। अब वो कॉल लगाती है तो फोन की घंटी ऊपर से आती है, दोनों भागकर ऊपर जाते हैं, डोरबेल बजाते हैं। निंग के बाहर आने पर वो लोग उससे पार्सल के बारे में पूछते हैं। इस पर निंग बताता है कि उसे याद नहीं है उसने कहाँ रख दिया, क्योंकि वो अपने काम में बिजी था। तो वो उन दोनों को ढूंढने के लिए अंदर बुलाता है, जहाँ उसका पूरा घर तो पेंटिंग से भरा पड़ा था। अब बॉक्स को ढूंढने के चक्कर में फेफे गलती से एक बाउल तोड़ देती है, जो देखकर निंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और एकदम से चुप हो जाता है, बस बाउल की टुकड़ों को और देखे जा रहा था। जो देख पहले तो फेफे कहने लगती है कि ये तो एक सेरेमिक बाउल है, जो काफी सस्ती होगी, तो वो उसके लिए दूसरा ला देगी, मगर निंग तो एकदम से साइलेंट ही रहता है, जो देखकर फेफे को अब थोड़ा घबराहट सी हो रही थी, इसीलिए वो जू को लेकर भाग जाती है। फिर नीचे आकर परेशान हो ही रही थी कि आखिर उस बाउल में ऐसा क्या खास था, जो वो लड़का एकदम साइलेंट हो गया था। वो अभी जाकर उसके लिए एक दूसरा खरीद कर ला देगी, मगर अभी उसे क्लब की पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना था, तो वो अपनी जगह पर जू को आज काम पे भेज देती है। अब वो प्राइवेट क्लब था, इसीलिए पहले से ही किसी ने बुक कर रखा था, जो और कोई नहीं बल्कि वेकिंग था, जिसे देखकर जू अपना मुंह छुपाने लग जाती है कि कहीं वो उसके यूनिवर्सिटी में कंप्लेन ना कर दे। लेकिन वेकिंग ने तो उसे पहचान लिया था, पर फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं कहता। उल्टा वो तो उसे टिप में एक बहुत ही महंगा नेकलेस गिफ्ट कर देता है, जो देखकर जू सोचती है कि इसके पास जरूर बहुत पैसे होंगे, इसीलिए वो टिप में इतनी महंगी चीजें देता फिर रहा है। तभी वो 2 गुंडों को बातें करते हुए सुनती है, जो यहाँ वेकिंग को पीटने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें किसी ने वेकिंग को पीटने के लिए कहा था। अब वो दोनों यहाँ पर छुप कर घुसे थे, इसीलिए वो लोग सीसीटीवी से बचते हुए वेकिंग की ओर जा रहे थे, मगर जू उनसे पहले वेकिंग के पास पहुँच जाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। मगर तब तक गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनकी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पहले तो वेकिंग गुंडों को मार रहा था, मगर फिर गुंडे उस पर भारी पड़ने लग जाते हैं, जो देख जू भी मैदान में उतर जाती है और गुंडों को मजा चखाने लग जाती है, क्योंकि उसे अच्छी खासी फाइटिंग आती थी। लेकिन वेकिंग को बचाने के चक्कर में एक जोरदार हॉकी का हमला उसके हाथ पर लगता है, जिससे वो जाकर वेकिंग के ऊपर गिरती है। अब गुंडे उन पर अटैक करने जा रहे थे, तभी सिक्योरिटीज वहाँ पर आ जाते हैं, तो गुंडे वहाँ से भाग लेते हैं। तो वेकिंग जू को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ प्राइवेट वार्ड में उसका इलाज कराता है। फिर उसकी जान बचाने के लिए एज ए थैंक यू उसे कुछ पैसे देने लगता है, जिसके लिए जू मना कर देती है। तो वेकिंग उसे कुछ भी मांगने के लिए कहता है, जिस पर जू पहले तो मिंगचिंग की यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर वेकिंग कहता है कि वो सब मैं नहीं कर सकता, तुम ऐसा कुछ मांगो जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो जू कहती है फिर मुझे आर्ट्स थ्योरी में पास करा दो, क्योंकि आपकी अच्छी खासी जान पहचान है हमारी यूनिवर्सिटी में, इतना तो आप करा ही सकते हैं। लेकिन वेकिंग तो उसे मना करके चला जाता है। लेकिन अगले ही दिन उनकी यूनिवर्सिटी में वेकिंग का इंटरव्यू होता है, जिस दौरान जू सो जाती है, जिस वजह से उसे प्रोफेसर से बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वेकिंग तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन से PhD करके आया है, और उनकी यूनिवर्सिटी में वो कुछ दिनों तक गेस्ट प्रोफेसर
बनकर आएंगे। तो वेकिंग जू से कहता है कि वो उसकी थ्योरी की पढ़ाई में हेल्प करेगा ताकि वो एग्जाम में कम से कम पास हो जाए। तो इसके लिए वो उसे पीपीटी बनाने का होमवर्क भी दे देता है। जहाँ बाहर आकर उसे फेफे के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि फेफे कल से बहुत सारे बाउल्स खरीद रही है, कुछ तो इतने महंगे होते हैं जिस वजह से उसका अकाउंट आधा खाली हो गया था। तो इसीलिए वो जल्दी से जू को आने के लिए कहता है ताकि वो आकर फेफे को रोक सके। तो जू फेफे को कॉल लगाती है, फोन चियो पिक करती है तो वो उसे सब कुछ बताती है कि फेफे निंग के पास उसी के जैसे दिखने वाला एक बाउल लेकर गई थी, लेकिन निंग ने उसे तोड़ दिया और कहा सेम वैसा ही बाउल लाने के लिए, जिसके लिए उसने उसे पैसे भी दिए वरना वो उसकी पुलिस कंप्लेन कर देगा। तो इसीलिए फेफे उस बाउल को ढूंढने में लगी हुई थी। तो जू उसे कहती कि वो घर आकर निंग से बात करेगी, लेकिन तभी वो निंग को अपनी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी की ओर जाते हुए देखती है जो एकदम ज़ॉम्बी जैसा चलता ही जा रहा था। तो जू उसके पीछे जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन निंग तो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस रहता है और उसे कुछ भी बिना कहे चला आता है। जिसके बाद वेकिंग जू को कॉल करके उसी क्लब में बुलाता है उसका पीपीटी वाला होमवर्क चेक करने के लिए। वहीं तक निंग के घर लौटने पर फेफे उसे 107वां बाउल देती है, मगर अब जाकर निंग उसे कहता है कि इसे भी वापस कर दो क्योंकि मुझे पता है ये वो नहीं है। एंड उसे ये भी बताता है कि वो उसकी कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करने वाला है। बस इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं जू ने अपने पीपीटी में शुनरैन की पेंटिंग्स के बारे में थ्योरी लिखी थी, तो वो वेकिंग को बताती है कि वो पिछले 5 सालों से शुनरैन की पेंटिंग्स की बहुत ही बड़ी फैन है, जो सुन वेकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वेकिंग और शुनरैन एक ही टीचर से पेंटिंग्स बनाना सीखते थे, जो हमेशा शुनरैन की साइड लेते थे क्योंकि वो वेकिंग से एज में 10 साल छोटा था, पर फिर भी वो टीचर के हिसाब से वेकिंग से अच्छी पेंटिंग्स बनाता था। इसीलिए वो हमेशा शुनरैन की तारीफ करते थे और वेकिंग को डांटते थे, इसीलिए वेकिंग शुनरैन को पसंद नहीं करता था। तो वेकिंग फिर से एक बार जू के करीब चला जाता है अपनी एलर्जी टेस्ट करने के लिए, लेकिन उसे कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वहीं अगले दिन जू और फेफे नोटिस करती है कि ऊपर निंग के रूम से पानी नीचे गिर रहा था। तो इस बारे में बात करने के लिए वो लोग निंग का डोरबेल जाकर बजाते हैं, मगर वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। वेट करते हुए काफी देर हो जाती है और पानी भी बाहर आ रहा था। तो इसीलिए ये दोनों घर के पीछे वाले रास्ते से डायरेक्ट निंग के घर की खिड़की से अंदर घुस जाते हैं, जहाँ अंदर जाकर वो देखते हैं कि पूरा घर तो पानी पानी हो चुका था जो बाथरूम की ओर से आ रहा था। जहाँ जाकर वो देखते हैं कि बाथटब में तो निंग बेहोश पड़ा है और पूरा पानी लाल हो चुका था, जिससे ये दोनों तो डर जाते हैं कि कहीं इसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। मगर जू जाकर पानी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये तो बस कलर है। तो ये लोग जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो डॉक्टर इन्हें बताता है कि इसे लो शुगर है, ऊपर से इसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया था, इसीलिए ये बेहोश हो गया है। इसीलिए डॉक्टर उन्हें निंग के फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए कहते हैं और अभी के लिए फेफे इसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं निंग के घर की साफ सफाई करने में लग जाती है, जहाँ उसे संभाल कर रखा हुआ टूटा हुआ बाउल मिलता है। वहीं कुछ देर में निंग की गार्डियन आ जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वेकिंग की मॉम थी, जो आकर फेफे का शुक्रिया अदा करती है निंग को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। तो फेफे उन्हें बाउल तोड़ने वाली बात बता देती है। तो मिसेस ही बताती है कि निंग के मॉम डैड की डेथ हो गई थी जब वो 10 साल का था, और क्योंकि निंग की फैमिली उनके फैमिली फ्रेंड्स थे, इसीलिए मिसेस ही निंग का ख्याल रखते हैं। यहाँ वो फेफे को ये भी बताती है कि निंग को उस बाउल से बहुत ही ज्यादा लगाव था क्योंकि वो उसके डैड ने बनाई थी, जो कि एक बहुत ही स्किल्ड और फेमस पॉटर थे। तो निंग सिर्फ उसी बाउल में खाना खाया करता था, क्योंकि वो टूट चुका था इसीलिए उसने खाना खाना भी छोड़ दिया था। लेकिन वैसे बाउल उसके डैड ने 2 बनाए थे, जिसमें से एक तो निंग के पास था और दूसरे के बारे में किसी को भी नहीं पता। तो फेफे ये सारी बातें आकर जू को बताती है। फेफे को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है। वहीं अगले दिन वेकिंग निंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो नर्स को बताता है कि वो निंग का बड़ा भाई है। जिसके बाद वेकिंग घर चला आता है, जहाँ हम देखते हैं कि वेकिंग के पास भी वही सेम बाउल होता है। जिसके बाद एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि निंग के मॉम डैड के मरने के बाद वेकिंग के मॉम डैड ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन निंग के आने के बाद से वेकिंग के मॉम डैड का पूरा ध्यान उस पर चला गया था। बचपन से ही निंग के पास वो बाउल था जिसे वो किसी को भी टच करने तक नहीं देता था। उसे किसी ने लेक में फेंक दिया था, जिसे वापस लाने के चक्कर में निंग पानी में डूबते डूबते बचा, जो देख वेकिंग के मॉम डैड को लगा कि शायद वेकिंग ने ही बाउल को लेक में फेंका था, जिस वजह से उन दोनों ने वेकिंग को बहुत ज्यादा डांटा। एंड एज ए पनिशमेंट वेकिंग को बारिश में बाहर घुटने में बैठकर अपनी गलती को मानने के लिए कहा। एंड इवन डैड ने तो उसे थप्पड़ भी मारा था, और तो उन्होंने वेकिंग की एक भी बात को नहीं सुना। और तभी से वेकिंग और उसके मॉम डैड में रिलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसकी वजह से वेकिंग निंग को पसंद नहीं करता। वहीं जू तो बाउल को जोड़ने में लगी थी, मगर वो उसे चिपका नहीं पा रही थी क्योंकि वो बाउल बहुत ही ज्यादा रेयर था। तो वो नेट पे सर्च करती है और एक जॉइनरी के बारे में पता करती है, जहाँ से रेयर बाउल्स को जोड़ा जाता है। तो अगले दिन वो उस जगह पहुंच जाती है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो एंटिक्स की शॉप वेकिंग की है। तो वो वेकिंग से रिक्वेस्ट करती है इस बाउल को जोड़ देने का, क्योंकि ये उसके फ्रेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके बदले में वेकिंग उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, जिसके लिए जू मना करती है। तो वेकिंग उसे दूसरा ऑप्शन देता है, उसे किस करने का। तो जू काफी सोचने के बाद उसे गाल पर किस करने के लिए मान जाती है। तो उसे किस करके बाउल जुड़वाने के लिए दे देती है। इसके बाद वेकिंग अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है, लेकिन मॉम तो उसे बहाना करके मिलना नहीं चाहती थी। फिर भी वेकिंग आ जाता है, लेकिन मॉम तो उससे बस काम की बात करके जाने लगी थी, क्योंकि उन्हें अभी निंग का ध्यान रखने के लिए जाना था, क्योंकि वो अभी भी खाना नहीं खा रहा था। इसीलिए मॉम भी बाउल ढूंढने में लगी हुई थी। तो वेकिंग उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप वो बाउल ढूंढ रही है ना। क्या कर वो उन्हें बाउल दिखाता है, जो देखकर मॉम उससे बाउल देने के लिए कहती है। एंड इवन उसी पर गुस्सा भी करने लगती है कि आखिर तुम अब निंग के साथ क्या करना चाहते हो। अब अपनी ही मॉम से अपने से ज्यादा उस निंग की फिक्र देखकर वेकिंग को फिर से गुस्सा आता है। तो वो उन्हें क्या कर जाता है कि अगर निंग को ये बाउल चाहिए तो उसे खुद मेरे पास आना होगा और मुझसे माफी मांगकर मेरे सामने गिड़गिड़ाना होगा। ये क्या कर वो क्लब चला जाता है, जहाँ वो
अपने मॉम डैड के बारे में सोचकर बहुत ड्रिंक कर लेता है। तभी वहाँ रहना आती है जो उसे फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मनाने लग जाती है। तो वेकिंग उसे कहता है कि उसे पता है कि उस दिन क्लब में अटैक उसी ने करवाया था, इसीलिए आगे से कुछ भी ऐसा वैसा करने के लिए उसे वार्न करता है और उसे बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है, इसीलिए उसका पीछा छोड़ दे। तरन पूछती है वो लड़की कौन है। वेकिंग उसे जू का फोटो भेज देता है जो देख रेन तो शॉक्ड थी। तो अगले दिन वो बाउल जुड़कर आ गया था जिसे लेने के लिए वेकिंग जू को अपने घर बुलाता है। अब जू तो खुश होकर बाउल की अनबॉक्सिंग करती है, लेकिन उस बाउल को देखकर वेकिंग समझ जाता है ये निंग का टूटा हुआ बाउल है, जिस बारे में जू से कंफर्म करने के बाद वो जानबूझकर उस बाउल को जमीन में गिराकर तोड़ देता है, जिसके इस बार और ज्यादा टुकड़े हो जाते हैं और इसे अब जोड़ा नहीं जा सकता है। अब जू तो फिर से सैड और परेशान हो जाती है और वेकिंग पर गुस्सा करते हुए कहती कि ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। तो वेकिंग उसे कहता है कि सेम यही बाउल उसके पास है जो उसने निंग के फादर के ऑक्शन से खरीदा था। तो वेकिंग उसे उस बाउल को देने के बदले एक सेरेमनी उसके साथ पूरा करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो उसे अपने हाथ पीछे करने के लिए कहता है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। फिर वेकिंग जू को लिप टू लिप किस कर लेता है ये जानने के लिए कि इंटीमेट कांटेक्ट करने से उस पर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या नहीं। तो अब जू तो उसे छुड़ा नहीं पा रही थी क्योंकि अगर वो ज्यादा हिली तो बाउल नीचे गिर जाएगा, इसीलिए वो पीछे की तरफ आती है और एक टेबल पर बाउल को रखकर उसे धक्का मार देती है, जिससे वेकिंग जाकर उसके एंटी कलेक्शन के ऊपर गिरता है, जिससे वो सारे चकनाचूर हो जाते हैं। तो जू जल्दी से वहाँ से भाग जाती है, मगर वेकिंग तो उन सारे एंटिक्स की फोटो खींचकर जू को भेजने लग जाता है। उसे कहता है कि ये सारे तुमने तोड़े हैं तो अब तुम्हें इसके लिए मुझे पे करना होगा, जिनकी प्राइस तो मिलियंस में थे, जिससे जू तो परेशान हो जाती है, लेकिन वो अभी इस बाउल को निंग के पास पहुंचाने में लग जाती है। वहीं इधर वेकिंग को अब एक नया बहाना मिल गया था जू को अपने करीब रखने का, ताकि वो अपने एलर्जी के बारे में पता लगा सके। वहीं इधर निंग तो उसके बाउल के बिना खाना नहीं खा रहा था, पर तभी जू फेफे को ये बाउल देकर उसे हॉस्पिटल भेजती है, जिसे देखकर निंग उस बाउल में खाना खाने लग जाता है, जिससे खाना खाता देख मिसेस ही बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वो फेफे का शुक्रिया अदा करती है एंड एज ए थैंक यू से बहुत सारे पैसे देती है और फ्यूचर में निंग का ध्यान रखने के लिए भी वो उसे पैसे देंगी। अब फेफे पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मिसेस ही के फोर्स करने पर वो पैसे रख लेती है। वैसे जू तो उन सारे कलेक्शंस के प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाती है, सोचने लग जाती है कि आखिर उसे इतने सारे पैसे कहाँ मिलेंगे। वहीं से रात को अपने डैड के कर्जे का भी सपना आता है, जिन्होंने किसी से कर्जा लिया था और लौटा नहीं पाए थे। तब उसके गुंडों ने घर की तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे वो तो और ज्यादा डर जाती है क्योंकि डैड का कर्जा तो हजारों में था, लेकिन उसका तो मिलियंस में कर्जा है। तभी उसे स्कॉलरशिप के पैसे रिसीव करने का मैसेज आता है। इधर वेकिंग को एक बॉल पार्टी की ओर से इनविटेशन आता है, जहाँ उसे अपने पार्टनर के साथ जाना था। तो वो पार्टनर के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे जू के यहाँ पर आने के बारे में पता चलता है। वहीं असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि निंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और वो अभी आपके डैड के स्टूडियो में रह रहा है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वेकिंग के डैड की डेथ हो चुकी है और जिस घर में निंग और जू रहते हैं वो जगह वेकिंग के डैड का स्टूडियो था, जहाँ का मालिक अब वेकिंग है। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे डैड के घर में उसके रहने का कोई हक नहीं है। ये कहकर वो असिस्टेंट को कुछ तो काम करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो जू से मिलने जाता है, जहाँ पर जू से उसके स्कॉलरशिप के पैसे लौटा देती है एंड उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका सारा कर्जा चुका देगी। जो सुन वेकिंग कहता है कि अगर तुम इसी तरह पैसे लौटाती रही तब तो ना जाने पूरे पैसे चुकाने में तुम्हें कितने ही जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास कोई जॉब है, ना ही इस सिचुएशन में तुमसे कोई शादी करेगा जिस पर इतना बड़ा कर्जा हो। मगर एक रास्ता है सारे पैसे चुकाने का, जो कि होता है वेकिंग के साथ एक डील साइन करने का, जिसमें जू उसकी सारे ऑर्डर्स मानेगी और उसे ऐसे असिस्टेंट काम करना होगा जिसमें उसे बहुत ही ज्यादा सैलरी मिलेगी, जिससे वो आसानी से इसी जन्म में पैसे चुका सकती है। तो इस बारे में सोचने के लिए वो उसे एक दिन का टाइम देता है, जाने लगता है। तो जू उसे रोक कर कल के किस के बारे में पूछती है, तो वेकिंग कहता है कि वो तो बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। तो जू कहती है फिर भी तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया बिना मेरे कंसेंट के, तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो वेकिंग हंसते हुए पूछता है कि क्या वो तुम्हारी फर्स्ट किस थी। तो जू इस सवाल को इग्नोर करने लग जाती है। तो वेकिंग कहता है ठीक है, इसके बदले तुम्हारा आधा कर्जा माफ, तो अब तुम्हें बस अगले 30 सालों तक कर्जा चुकाना होगा। ये कहकर चला जाता है। वहीं इधर मिसेस ही निंग को मिलने के लिए आती है, क्योंकि वो एक लंबे बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही थी। तो वो निंग से अपने पड़ोसियों से घुलने मिलने के लिए कहती है और उसे ये भी बताती है कि नीचे रहने वाली लड़कियों को उन्होंने निंग का ध्यान रखने के लिए कहा है, तो अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो वो उनसे जाकर बात कर सकता है। तो मिसेस ही निकल जाती है अपने बिजनेस ट्रिप के लिए। वहीं इधर फेफे तो मिसेस ही के पैसे उड़ा देती है बहुत सारी शॉपिंग करके, लेकिन इधर वेकिंग ने निंग को निकालने की तैयारी कर ली थी और उसे आज ही अपना घर छोड़ना होगा। तो निंग जैसे ही घर वापस आता है वो घर का लॉक ही नहीं खोल पाता, क्योंकि पासवर्ड घर के ओनर ने बदल दिया था। तभी उसे ओनर का एक मैसेज भी आता है जिसमें उसे घर खाली करने के लिए कह दिया गया था। तो फेफे भी उससे बात करने के लिए आई थी। तो निंग उससे पूछता है कि वो लोग पिछली बार उसके घर में कैसे घुसे थे। तो फेफे उसे पीछे वाला रास्ता दिखा देती है, जिसके जरिए ऊपर जाकर निंग अपना सारा पेंटिंग का सामान ट्रॉली में भर के नीचे ले आता है और एक चिल्ड्रंस पार्क में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि रहने के लिए अब उसके पास कोई घर नहीं था, ना ही वो मिसेस ही को कांटेक्ट कर पा रहा था। पर वहाँ बैठे हुए जू से देख लेती है, जिसके साथ उसका सामान देखकर वो समझ जाती है कि लैंडलॉर्ड ने इसे घर से निकाल दिया है। अब निंग तो ज्यादा बातें नहीं करता था, इसीलिए वो चुपचाप से जाने लगता है, मगर जू को उसकी फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे उनके अपार्टमेंट ले आती है। जहाँ आते हुए वो निंग से काफी सारे सवाल करती है, जिससे अब फाइनली निंग उसे सारी बात बताता है। तो घर आकर जू सभी को इसके बारे में बताती है। तो वहीं फेफे भी उसे बताती है कि उसे तो मिसेस ही ने पैसे दिए हैं निंग का ख्याल रखने के लिए, तो इसलिए अब इन्हें निंग का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए ये लोग निंग के रहने के लिए सोफे का इंतजाम कर देते हैं, जहाँ पर निंग तो सोफे पर बैठते ही सो जाता है
है, जो देखकर फीफी को तो बहुत गुस्सा आता है कि हम लोग इसके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और वो ऐसे ही सो गया। तो जू उसे समझाती है कि बेचारा पूरे दिन सड़क पे भटक रहा था, काफी थक गया होगा। तभी जू को उसके मॉम का कॉल आता है, तो हमें पता चलता है कि जू के फैमिली की भी हालत ठीक नहीं है। जू पार्ट टाइम जॉब्स करके उन्हें पैसे भेजा करती है, पर इस बार स्कॉलरशिप के पैसे मिलने के बाद भी उसके पास पैसे कम पड़ गए थे। ऊपर से अब तो वो बहुत ही बड़े कर्जे में भी थी, तो इसीलिए वो अपनी किस्मत को कोसने लग जाती है। तभी निंग उसके डोर पे नॉक करता है, उसे कहता है कि उसे भूख लगी है, तो जू उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है। तो दोनों साथ में बैठकर नूडल्स खाते हैं। तो अब जाकर फाइनली निंग जू से अच्छे से बात करता है। वहीं अगले दिन जू वेकिंग के ऑफिस पहुंचती है और उसे कहती है कि वो डील के लिए तैयार है, क्योंकि उसे आखिर पैसे भी तो चाहिए थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वेकिंग डील डन करते हुए उसे हैंडशेक करता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। उसे कहता है कि अब से तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है। देन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वेकिंग जू को एज ए असिस्टेंट पहला काम देता है उसके साथ बॉल पार्टी में जाने का, जिसके लिए उसे वहाँ आने वाले सारे गेस्ट के नाम और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए कहता है, जिन्हें याद करते हुए जू की तो हालत ही खराब हो जाती है। इसीलिए आज जू की जगह फेफे निंग के लिए नूडल्स बनाती है, जो बहुत खराब बना था। निंग तो जाकर नूडल्स को फेंक ही देता है। उसे कहता है कि तुम्हारे नूडल्स तो जहर से कम नहीं है। जो सुन फेफे तक गुस्से से कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, जहाँ वो पैरों से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर इस चक्कर में गिरने वाली होती है। पर निंग आकर उसे सेव कर लेता है। फिर दोनों साथ में कचरा फेंकने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ फेफे से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है। लेकिन फेफे उससे नाराज थी, इसीलिए वो उसके सामने नाटक करती है और बताती है कि निंग उसका नया बॉयफ्रेंड है। अब निंग इससे पहले कुछ कहता, फेफे उसे जोर से चिमटी काटती है, फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भगाकर चली आती है। अब फेफे मिसेस ही के बारे में कुछ बोल देती है, जो सुन निंग तो बहुत गुस्सा हो जाता है और फेफे को वार्न करता है कि तुम्हें अगर मेरे बारे में कुछ भी कहना हो तो मुझे कह सकती हो, पर मेरी आंटी के बारे में कुछ भी मत कहना। वहीं तो जू बड़ी मेहनत करके सारे लोगों के नाम याद कर लेती है जो उस बॉल पार्टी में आने वाले थे। लेकिन अगले दिन जब वो इस बारे में जाकर वेकिंग को बताती है कि इतने सारे लोगों के बारे में याद करने के चक्कर में वो कल रात से कुछ खाई नहीं, ना ही वो अच्छे से सो पाई है। लेकिन वेकिंग कहता है कि तुमने जिन सब के बारे में याद किया, मुझे उन सबसे कोई काम नहीं है, और तुम्हारे लिए एक काम है उस पार्टी में आने वाली मिस सूजी को ढूंढना, जो एक बहुत ही बड़ी फैशन कंपनी की वारिस है, जो कैसी दिखती है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। देन वेकिंग उसे अपने साथ मेकअप कराने ले जाता है, जहाँ वो खुद उसका मेकअप करता है। देन उसके लिए एक बहुत ही महंगी और लिमिटेड ड्रेस मंगाता है, जिसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं बॉल पार्टी में, जहाँ वेकिंग उसे मिस सूजी को ढूंढने के मिशन में लगा देता है। तो जू एक लड़की से टकराती है, जो काफी पोलाइटली उससे बात करती है। अब सूजी के बारे में उसने जितना कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ उस लड़की से मैच करता था, इसीलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है। मगर उसे हील्स की वजह से काफी दिक्कतें हो रही थी। तभी उसके ड्रेस को देखकर एक आदमी पहचान लेता है कि ये ड्रेस तो वे फैमिली के पास था। तो वो जू से पूछता है कि क्या तुम वेकिंग की गर्लफ्रेंड हो। देन वो आदमी उसे अपना इंट्रो देता है कि वो वेकिंग का अंकल है। तो अंकल उसे वेकिंग के बारे में बुराइयां करने लग जाते हैं। वहीं इधर इस बॉल पार्टी में रन भी आई थी, जिसने सेम सूजी के जैसा ही ड्रेस पहना था। अब वो फिर से वेकिंग के पीछे पड़ जाती है। तो वेकिंग सूजी को दिखाते हुए कहता है कि वो लड़की तुमसे अच्छी दिख रही है, जिससे रन मैडम गुस्सा हो जाती है। तो वो जानबूझकर सूजी के ड्रेस में अपना पैर रख देती है, जिस वजह से उसका ड्रेस फट जाता है। तो वो उसे सॉरी कहने का नाटक करने लग जाती है। अब सारे लोग तो सूजी की ओर ही घूर रहे थे। तभी वेकिंग आकर उस फटे हुए ड्रेस को सूजी को पहना कर एक दूसरा ही ड्रेस बना देता है, जिससे सूजी तो उससे इम्प्रेस ही हो जाती है। तो वेकिंग जू को ढूंढने के लिए चला जाता है। सूजी अपने असिस्टेंट से वेकिंग के बारे में पूछती है, तो असिस्टेंट बताता है कि यही वो मिस्टर वेकिंग है जिनसे आप यहाँ मिलना चाहती थी। जो सुन सूजी तो बड़ी खुश होती है। लेकिन इधर अंकल जी तो जू के साथ बदतमीजी पर उतर आते हैं। तभी वहाँ वेकिंग भी पहुंच जाता है। तो जू अंकल को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है। देन हमें पता चलता है कि वेकिंग और अंकल का भी पंगा चल रहा है। तो वेकिंग अंकल को डायलॉग मार के जू को उठाकर ले जाता है, जहाँ वेकिंग जू का थैंक यू करता है कि उसने सही टाइम पर सूजी के बारे में उसे मैसेज किया, जिससे वो सूजी की हेल्प कर पाया, जिससे अब शायद सूजी की कंपनी उनके साथ काम करने के लिए मान जाए। इधर फेफे का एक्स बॉयफ्रेंड फेफे को फिर से मना लेता है, तो दोनों का पैचअप हो जाता है। लेकिन वेकिंग तो इधर जू की लाइफस्टाइल ही बदल देता है। वो जू के लिए कार भेजता है, फिर हर रोज उसे मस्त रेडी करा कर यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए एक महंगी कार भी भेजता है, जिससे तो जू पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर हो जाती है। मगर वेकिंग के साथ उसे हर जगह जाना पड़ता है। इवन उसके साथ जू को तो घास फूस खाने के लिए भी जाना पड़ता है, जिससे तो वो परेशानी हो जाती है। मगर हर जगह साथ में देखे जाने की वजह से जू सोशल मीडिया पे भी छा जाती है एज वेकिंग की गर्लफ्रेंड, जिस वजह से यूनिवर्सिटी में उसे लेकर गॉसिप चलने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ज्यादा ही न्यूज में आने की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ नेगेटिव न्यूज ना फैल जाए, जिससे जू तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे वेकिंग पर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर अब वो उसे कह भी क्या सकती थी, एक तो उसका कर्जा है उस पर, दूसरा उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इधर वेकिंग को पता चलता है कि सूजी को शुनरैन की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो शुनरैन को ऐसे डिजाइनर साइन करना चाहती थी। अब इस शुनरैन का नाम सुनकर वेकिंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके हर काम के बीच में अब ये शुनरैन आ रहा है। लेकिन सूजी की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए वेकिंग निंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे एज ए वार्निंग ही कहता है कि अब तुझे एज ए डिजाइनर काम करना होगा, क्योंकि तेरी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से अब फैशन वर्ल्ड में भी तेरे चर्चे होने लगे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां तुझे अपना डिजाइनर बनाना चाहती है, पर क्योंकि मेरी मॉम ने यूनमा कॉर्पोरेशन में साइन किया है, इसीलिए तुझे कंपनी की हर बात माननी होगी, और क्योंकि चेयरमैन मैं हूँ तो तुझे मेरी बात माननी होगी, वरना मेरी मॉम ने तेरे बारे में दुनिया से जो कुछ भी छुपा कर रखा है वो सब कुछ मैं एक्सपोज कर
कर दूंगा, तो इसीलिए तैयार रहना। तो वेकिंग ये धमकी देकर चला आता है। वहीं तो जू की तबीयत खराब हो जाती है और वो घर में अकेली होती है। तो वो फेफे को कॉल करती है जो अभी एक शॉपिंग मॉल में थी। तो वो अपने बॉयफ्रेंड के जरिए जू के लिए मेडिसिन भिजवाती है, मगर उसका बॉयफ्रेंड तो जू के साथ ही बदतमीजी पर उतर आता है। लेकिन फेफे भी टाइम पे वापस आ जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड का सर ही फोड़ देती है। पर वो सैड थी क्योंकि वो उसे सच में लाइक करने लगी थी। अब निंग को भी पता चल गया था कि जू का जिसके साथ कर्जा है वो वेकिंग है। तो वो जू से कहता है कि तुम एक बार अच्छे से सोच कर देखना कि अगर तुम किस वजह से उससे कर्जे में हो। वेकिंग बहुत ही चालू आदमी है, इसीलिए उसके ट्रिक से बचकर रहना। ये सुन जू उन एंटिक्स के बारे में नेट पर सर्च करने लग जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो सारे एंटिक्स तो एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। तो वो एग्जीबिशन में पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर तो उसे बिलीव ही नहीं होता क्योंकि वो सारे एंटिक्स तो टूट गए थे। पर फिर उसे समझ में आ जाता है कि जो एंटिक्स टूटे थे वो तो नकली थे। इसीलिए वो गुस्से से वेकिंग से मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो वेकिंग को बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है नकली एंटिक्स दिखाकर उसे फंसाने के लिए। जब उसे सब कुछ पता चल गया था तो वेकिंग उनके कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। जो सुन जू तो फिर से उस पर चिल्लाती है, कहती कि भूल जाओ, मैं सपने में भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। ये कहकर चली जाती है। पर वेकिंग कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे तुम नहीं भाग सकती। तो जू को क्लास अटेंड करने की परमिशन तो मिल जाती है, मगर उसके बारे में गॉसिप्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इधर मिंगचिंग तो हर चीज में टॉप करता था, मगर एक गो मैच के दौरान उसे पता चलता है कि एक लड़की ने तो उसके भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इसलिए मिंगचिंग तो उसके बारे में पता लगाना चाहता था। तो उसके बारे में पता लगाते हुए वहाँ की टीचर से उसे पता चलता है कि वो लड़की भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और हर चीज में वो भी टॉप करती है, जिससे मिंगचिंग का इंटरेस्ट उसकी और कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो वो उसके बारे में पता लगाने लग जाता है, जिससे उसका सोशल मीडिया हैंडल उससे मिल जाता है। मगर वो लड़की तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जियो थी। अब मिंगचिंग जू को इन सब के बारे में बताता है, मगर वो उसे नाम नहीं बताता, जिस वजह से जू समझ नहीं पाती कि वो जियो की बात कर रहा है। अब किसी दूसरी लड़की के लिए उसे इतना ज्यादा क्यूरियस देखकर जू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अपार्टमेंट वापस आने पर वो तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वेकिंग ने उसके लिए घर भर के गिफ्ट भिजवाया था, साथ ही में बहुत सारे फ्लावर्स भी भिजवाता है। तो इन सारी चीजों से इनका पूरा घर ही भर जाता है। तो जू वेकिंग को कॉल करती है, उसे ये सारी चीजें अपने घर ले जाने के लिए कहती है, मगर वेकिंग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं ये सब कुछ तो भेज ही सकता हूँ। तो जू उसे कहती है कि अगर वो इन सबको नहीं लेकर गया तो वो सारी चीजें फेंक देगी। तो वेकिंग कहता है कि अब से वो सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम्हें उसके साथ क्या करना है वो तुम ही सोच लो। कहकर कॉल काट देता है। तो जू इन फ्लावर्स को फेंकना नहीं चाहती थी क्योंकि ये उसके फेवरेट्स थे, इसीलिए वो उन फूलों को फूल के शॉप में देने के लिए जाती है। इधर वेकिंग को जू के रिंग में कुछ तो मिलता है, जिसके बाद वो जू से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ जू अपने साइकिल से फ्लावर्स देने के लिए जा रही थी। वहीं पर वेकिंग अपनी कार लेकर आ जाता है। जू उसे फ्लावर्स लेने के लिए कहती है, मगर वेकिंग तो उसके करीब चला आता है, जिससे जू थोड़ा नर्वस हो जाती है और वो साइकिल के कैरियर में गिर जाती है। तो वेकिंग उसे साइकिल में बिठा कर ही ले जाता है। इधर फेफे अपसेट थी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप को लेकर, तो निंग उसका मूड ठीक करने आता है। देन उसे अपनी स्केच बुक दिखाता है, जो देखकर फेफे तो बहुत ही हैरान हो जाती है कि निंग कितना अच्छा ड्राइंग करता है। लेकिन तभी उसे जू की स्केच भी मिल जाती है, जो देख वो तो निंग की मस्ती करने ही लग जाती है, कहीं तुम जू को लाइक तो नहीं करते। निंग तो थोड़ा नर्वस होने लगता है। तो फेफे कहती कि वो इस बात को सीक्रेट रख सकती है अगर निंग उसे एक बैग खरीद कर देगा। निंग कहता है उसके पास तो कोई पैसे ही नहीं है। तो फेफे कहते फिर बिना पैसों के तो मुझे हैप्पी फील कराओ। इस पर तो निंग उसे अपने साथ ले जाता है और बच्चों की तरह बबल से खेलने लग जाता है, जिससे फेफे भी बहुत खुश हो जाती है। फेफे की आंखों में कुछ चला जाता है, जिसमें निंग उसकी हेल्प करता है। अब निंग के करीब आने पर फेफे की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है, लेकिन दोनों काफी एंजॉय करते हैं। वहीं इधर वेकिंग तो फ्लावर्स बांटने के लिए आ जाता है, जहाँ वो फ्लावर्स सभी को फ्री में लेने के लिए कह देता है और फिर जू को उठाकर ले जाने लगता है। तो जू उसे उतारने के लिए कहने लगती है, पर वेकिंग तो उसकी बात नहीं सुनता। तो जू उसे मारने लग जाती है, जिस चक्कर में वेकिंग का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे वो जू के ऊपर ही गिर जाता है, जिससे उनकी किस हो जाती है। तो जू उसे दूर भगाती है, उसे डांटने लग जाती है। तो वेकिंग कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मुझे नहीं मारती तो मेरा बैलेंस नहीं बिगड़ता। अब जू उठकर बेंच पर बैठने जाती है। वहीं इधर वेकिंग तो इस केस से बहुत ही खुश था। देन उसके पास जाता है और उसके इंजरी को देखने लग जाता है। तो वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, मगर जू मना करती है। तो वेकिंग कहता है फिर तुम घर में रेस्ट करना और ज्यादा चलना मत। तो जू उसे कहती कि सब तुम्हारी तरह लकी तो नहीं होते कि तुम्हारी तरह कोई कार से मुझे पिक करके ले जाएगा, मुझे चल के यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो वेकिंग कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी ड्राइवर आ सकता है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो, जिसके लिए जू फिर से मना करती है। तो वेकिंग उसे फ्रेंड्स बन के शुरुआत करने के लिए कहता है और उसे उसकी रिंग लौटा देता है। वहीं इधर घर में चियो फेफे को बताती है कि निंग सच में बहुत ही ज्यादा रिच है, क्योंकि निंग ने चियो को उसका एटीएम दिया था उसका पिन क्रैक करने के लिए, क्योंकि उसे अपने कार्ड का पिन याद नहीं था। तो चियो ने उसका पिन क्रैक कर लिया था, इसीलिए उसे पता चल गया था कि निंग के पर्सनल अकाउंट में तो बहुत ही ज्यादा पैसे हैं। ऊपर से निंग उनके घर में रहता है, मगर वो सारा काम खुद ही करता है, स्पेशली घर की साफ सफाई भी वही करता है। तो इसीलिए फेफे निंग की खातिरदारी शुरू कर देती है। लेकिन इधर जू का पर्स खो गया था, जिसमें उसके पूरे सेविंग्स थे, इसीलिए वो बहुत अपसेट होती है और वेकिंग पे गुस्सा करने के चक्कर में अपना फोन ही तोड़ देती है। तो वो क्लब में काम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे पैसे अपने घर भिजवाने थे, जहाँ पर वेकिंग उससे बात करता हुआ सुनता है कि उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो अगले दिन वेकिंग फिर से उसके घर कुछ तो सामान भिजवाता है। तो इन सब के बारे में जब वो वेकिंग को कॉल करके पूछती है, तो वेकिंग बहाना मार देता है कि वो अभी बहुत बिजी है, अगर उससे कुछ बात करनी है तो उसके ऑफिस आ जाए। तो जू अपने
फ्रेंड से उधार लेकर टैक्सी करके उसके ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वेकिंग उसे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देता। वो उसके लिए बहुत सारा खाना लेकर आ जाता है, जिन्हें देखकर जू का खाने का तो बहुत मन होता है, लेकिन वो मना करते हुए वेकिंग से कहती है मैं इन सबसे तुम्हारी झांसे में पड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए अपना सामान लेकर जाना। ये कहकर वो चली जाती है। तो वेकिंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि शायद ये नाराज हो गई, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। तो वेकिंग अपनी कार लेकर बाहर चला आता है, जहाँ वो उसे सॉरी कहता है, जो सुन जू हैरान थी क्योंकि ये पहली बार था जब वेकिंग ने उससे सॉरी कहा। तो फिर वेकिंग उसे अपना एक्सप्लेनेशन देता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था एज ए फ्रेंड। इस बार जो बॉक्सेस मैंने भिजवाए हैं उसमें राशन का सामान था, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, इसलिए कोई महंगी चीज के बजाय मैंने तुम्हें 1 महीने का राशन भेज दिया। अब इससे जू उससे इतना तो नाराज नहीं होती, क्योंकि वैसे भी उसे राशन खरीदने के लिए पैसों की तो जरूरत थी ही। तो इस बार वेकिंग का पैसा भी वेस्ट नहीं गया और ये सब जू के काम भी आ गया। तो इसके लिए जू पहली बार वेकिंग को थैंक यू कहती है, जिससे वेकिंग भी खुश हो जाता है। वही हमारी फेफे लगी हुई थी अभी भी निंग की खातिरदारी करने में, जहाँ वो तो इस बार अपना रूम ही उसे दे देती है और वो खुद उसकी जगह सोफे पर सोती है, ताकि वो इससे निंग का दिल जीत सके, ताकि उसके साथ अच्छे रिलेशन बने और निंग से उसे गिफ्ट्स मिले। तो अगले दिन सुबह सुबह जू को अपना लेक्चर अटेंड करने जाना था, मगर वो लेट हो रही थी, इसलिए वो भागकर बाहर आती है। तभी सामने उसे वेकिंग दिखता है, जो साइकिल पे उसका वेट कर रहा था। तो वो उसे यूनिवर्सिटी तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, मगर फिर भी वो लोग 1 घंटा लेट हो जाते हैं। तो वेकिंग बताता है कि तुम्हारे फोन में टाइम 1 घंटा फास्ट है, जो कि स्क्रीन के टूटने की वजह से उसे दिखाई दे रहा था। इसीलिए वेकिंग उसका फोन लेकर अपनी महंगी घड़ी दे देता है, लेकिन उसे झूठ बोलता है कि ये तो लोकल वॉच है। ये कहकर वो साइकिल लेकर चला जाता है। तो जो सोचती कि क्या इसे सुबह सुबह कोई काम नहीं था, जो इतने बड़े कंपनी का प्रेसिडेंट होकर भी मेरे घर के बाहर खड़ा था। वहीं द चियो और मिंग चिंग आमने सामने आ जाते हैं। तो मिंग चिंग उसे गो खेलने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें चियो तो उसे आराम से हरा देती है, जिससे मिंग चिंग तो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि आज तक वो समझता था कि उससे बेहतर कोई नहीं है। इसलिए वो चियो को उसकी गो टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन चियो कहती है कि अगर उसे गेम खेलने में मजा आया तो वो जरूर ज्वाइन करेगी। इधर फेफे जू के हाथ में वॉच नोटिस कर लेती है, जो देखकर वो उसे बताती है कि इसकी प्राइस तो बहुत ही ज्यादा है। इस घड़ी को बेचकर तो हम ये पूरा घर ही खरीद सकते हैं। अगर इतनी महंगी वॉच तुम्हें वेकिंग ने दी है, इसका मतलब तो साफ है वो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, उसके तो दूसरे ही इरादे हैं। तो जू इस वॉच के साथ साथ वेकिंग का भेजा हुआ राशन उसने जितना यूज किया है उसके पैसे लेकर वेकिंग को लौटाने के लिए चली जाती है, जहाँ वेकिंग ने तो कुछ और ही सेटिंग कर रखा था। अब जू वेकिंग को वॉच और पैसे लौटा देती है और उसे साफ कह देती है कि मुझे अब तुम्हारी फ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि लोन शख्स फिर से उनके पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उसके डैड ने जू का नाम लेकर बहुत बड़ी उधारी ली थी बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनका बिजनेस चौपट हो गया, इसलिए अब वो लोग पैसे मांगने के लिए फिर से आ गए हैं। तो जू परेशान हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे उसका बैग देता है और जू जल्दी से अपार्टमेंट चली आती है और अपना कुछ सामान लेकर घर चली जाती है, जहाँ जाकर मॉम से उसे पता चलता है कि जब से वेकिंग और जू के बारे में इंटरनेट पे बातें चल रही थी, तब उसके डैड ने भी वो न्यूज देखी थी, जिस वजह से वो तो वेकिंग को अपना दामाद समझ बैठे थे। इसलिए वेकिंग का नाम यूज करके उन्होंने लोन शार्क से बहुत ही बड़ा लोन लिया था। तभी लोन शार्क के गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो उससे पैसे डिमांड करने लग जाते हैं। तो जू कहती है उसके पास कोई पैसे नहीं है। तो गुंडे कहते हैं कि वेकिंग तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर तुम्हारे पास कैसे पैसे नहीं है। कहकर वो उसका बैग चेक करते हैं, तो बैग से बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिसके बारे में जू को पता नहीं था। तो गुंडे उन पैसों को उठाकर कहते हैं कि अभी और आधा पैसा तुम्हें चुकाना होगा। ये कहकर वो लोग निकल लेते हैं। तो मॉम उससे वेकिंग के बारे में सवाल करने लग जाती है। तो जू उन्हें बताती है कि मेरे और वेकिंग के बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। इधर हमारा निंग तो जू के बारे में सोचकर परेशान था, इसीलिए वो तो चुपचाप से अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तो ये दोनों उसे बुलाते हैं और उसे उसके पैसों से जू की हेल्प करने के लिए कहती है। तो निंग उन्हें बताता है कि उसने तो अपने सारे पैसे डोनेट कर दिए, जिससे तो फेफे उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने तो बेकार में उसकी खातिरदारी कर दी थी, इसीलिए उसे रूम से भी निकाल देती है। लेकिन सुबह जब फेफे की नींद खुलती है तो वो अपने साइड में निंग को सोता हुआ पाती है। अब पहले तो वो उसके क्यूटनेस और हैंडसमनेस में खो ही जाती है, मगर जब उसे याद आता है कि दोनों साथ में सोए थे तो खींच के उसे लात मार के भगाती है। तो वो उसे डांटते हुए बाहर आती है। तभी जू भी वापस आ जाती है। तो वो अपने घर की सिचुएशन उन्हें समझाती है। तो फेफे फिर से निंग पे गुस्सा करती है सारे पैसे डोनेट करने के लिए, क्योंकि वो उनसे जू की हेल्प कर सकता था। लेकिन बाद में चियो निंग के कार्ड का ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकालती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसने तो पिछले 5 सालों में बहुत सारे पैसे यूएस के एक एनजीओ में डोनेट किया है, जो कि अनाथ बच्चों के लिए था। वहीं जू उन पैसों के बारे में बात करने के लिए वेकिंग से मिलने का सोचती है। तभी फेफे आकर उससे वेकिंग की वॉच मांगती है, क्योंकि वो एक जॉब इंटरव्यू देने जा रही थी। तो उसका प्लान था वहाँ के बॉस को इम्प्रेस करने का। तो जू उसे 1 दिन के लिए संभाल कर यूज करने के लिए दे देती है और वो जाती है वेकिंग से मिलने के लिए, जहाँ वो उससे उन पैसों के बारे में पूछती है। वेकिंग बताता है कि उसने फोन पे बात करते हुए उसे सुन लिया था, इसीलिए उसे लगा कि शायद उसे कुछ पैसों की जरूरत होगी, इसीलिए उसने उसके बैग में पैसे रख दिए थे। तो जू उसे थैंक यू कहती है और उसे प्रॉमिस करती कि वो उसके सारे पैसे लौटा देगी। तो वेकिंग कहता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुमने मेरे साथ एक डील कर लिया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें गर्लफ्रेंड की सारी ड्यूटीज निभानी होंगी। लेकिन जू उसे मना करने लगती है। तो वेकिंग उसे एक ब्लैंक चेक पर साइन करके देता है और कहता है कि तुम्हें जो अमाउंट इसमें लिखना है वो लिख लेना, जो देखकर जू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो चेक उसके मुंह पर फेंक कर चली जाती है। लेकिन वेकिंग तो अभी भी स्माइल करते हुए कहता है देखता हूँ कब तक ये नहीं मानती है। लेकिन वेकिंग के दिमाग में अभी भी कुछ तो चल रहा था। तो वहीं दोस्ती और फेफे इंटरव्यू के लिए वेकिंग के अंकल की कंपनी आई थी, जहाँ सीसीटीवी से वेकिंग की वॉच को अंकल देखकर पहचान जाते
जाते हैं क्योंकि वो वॉच एक एंटीक पीस था, जिससे अंकल को लगता है कि वेकिंग ने शायद एक नई गर्लफ्रेंड बना ली है, इसीलिए वो उसे बिना इंटरव्यू के ही हायर कर लेते हैं। वहीं इधर वेकिंग के कहने पर जू को क्लब से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वेकिंग खुद ही उस क्लब का ओनर था। अब वहाँ से बाहर आते हुए जू उन दोनों गुंडों को देखती है जो लोन शार्क्स के लिए भी काम करते हैं, जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जब प्रेसिडेंट वेकिंग ने जू के डैड का कर्जा चुका दिया है, फिर उन्होंने हमें पैसे देकर जू के फैमिली को डराने के लिए क्यों कहा। अब ये बात सुनकर जू तो शॉक्ड हो जाती है और उसे वेकिंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले वो इन दोनों गुंडों की अच्छी खासी धुलाई कर देती है और उनसे सारी बातें उगलवाती है। जिसके बाद वो तो पूरे गुस्से में वेकिंग के ऑफिस पहुँच जाती है, उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तो वेकिंग कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती तो जू से वार्न करती कि अगर मुझे या फिर मेरी फैमिली को परेशान किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर जाने लगती है तो वेकिंग उसे रोकते हुए कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन जाती। जो सुन जू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो वेकिंग को खींच कर एक घूंसा मारने के लिए आती है, मगर असिस्टेंट उसे बचा लेता है। तो जू उस पर गुस्सा करके चली जाती है, मगर तभी उसे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है जहाँ उसका इस साल का फीस बाकी था, जिसके लिए प्रोफेसर उसे वार्न करते हैं। तो इससे जू तो और परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब उसके पास कोई जॉब नहीं है। लेकिन तभी उसी क्लब का मैनेजर जू का एक दूसरे क्लब में काम लगा देता है जहाँ पर वेकिंग का अंकल भी होता है। तो एक वीआईपी क्लाइंट जू को बहुत सारे पैसों के बदले ड्रिंक करने के लिए कहता है, तो पैसों के लिए जू ड्रिंक करने लग जाती है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वेकिंग का अंकल करता है और उसे वेकिंग को भेज देता है। वहीं निंग तो जू के आने का वेट कर रहा था। फेफे आकर उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि निंग को तो बहुत तेज फीवर है। तो फेफे उसे घर के अंदर ले जाती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है, मगर निंग को तो जू की बहुत फिक्र हो रही थी। तो फेफे जू को कॉल करती है और उसके लोकेशन के बारे में पूछती है, जिसके बारे में सुनते ही निंग उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे फेफे भी जाती है। वहीं इधर वो वीआईपी क्लाइंट जू को कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करा देता है, लेकिन तभी वेकिंग वहाँ पर पहुंच जाता है, जो जू को संभाल कर ले जाता है और उसका हैंगओवर उतारने के लिए उसे उल्टी उल्टी कराता है। लेकिन जू तो वेकिंग पर ही गुस्सा करती है कि उसकी वजह से उसके इतने सारे पैसे हाथ से निकल गए। तो वेकिंग उसे डांटने लग जाता है, कहता है कि क्या तुम पागल हो, पैसों के लिए तुम ये क्या कर रही थी, अगर तुम्हें इतने ही पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तो जू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, अभी तक जितना भी बुरा मेरे साथ हुआ है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तुमने मुझे जॉब से निकलवाया, जिसकी वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं दे पाई, मेरी फैमिली को परेशान किया, इसीलिए अब तुम मुझसे दूर ही रहना। ये कहकर वो लड़खड़ाते हुए चेंजिंग रूम की ओर चली जाती है, मगर वो गलती से मेंस चेंजिंग रूम में चली आती है, जहाँ पर थोड़ी देर में वहाँ का मैनेजर आता है, जो उसे यहाँ अकेला देखकर अरेस्ट करने की कोशिश करता है, मगर वेकिंग आकर उसे मजा चखाता है और जू को बाहर ले जाता है। लेकिन जू अभी भी वेकिंग पर ही गुस्सा करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब भी उसी ने प्लान किया होगा ताकि वो उसके सामने हीरो बन सके, इसीलिए वो उसे गुस्से से कहती है कि अब वो उसे दोबारा कभी देखना नहीं चाहती। वेकिंग उसे समझाने ही लगा था, तभी निंग उसके सामने आ जाता है। उसके पीछे फेफे भी आती है, तो वो निंग को जू के साथ घर भेज देती है, फिर वेकिंग को बुरा भला सुनाकर चली आती है। अब ये दोनों घर पहुंचकर जू को सुला देते हैं, मगर तभी निंग भी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है। तो जू रात भर उसकी केयर करती है। वहीं इधर वेकिंग को अब बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि जू को उसने काफी हर्ट किया, इसीलिए वो जू से सिंसियरली माफी मांगना चाहता था। वहीं अगली सुबह जू तो बहुत सैड बैठी थी क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी, उसे बहुत पैसों की जरूरत थी। तो निंग उसे मैसेज ही कि आर्ट गैलरी का कार्ड देता है और उन सबको बताता है कि आंटी वापस आ गई है, इसीलिए अगर तुम उनके पास जाओगी तो तुम्हें जॉब मिल जाएगा, जिससे जू तो बहुत खुश हो जाती है। तो वो निंग को थैंक यू कहती है उसकी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए और आंटी से मिलने के लिए आर्ट गैलरी चली जाती है, जहाँ चारों तरफ बस शुनरैन के ही पेंटिंग्स लगे हुए थे। तो आंटी उसे जॉब पर रख लेती है क्योंकि निंग ने उसे रिकमेंड जो किया था। अब जू को अभी तक ये नहीं बताता कि शुनरैन ही निंग है, इसीलिए मिसेस ही अभी उसे इस बारे में नहीं बताती। तो वो जू को कल से काम पे आने के लिए कहती है, लेकिन तभी जू को याद आता है कि कुछ दिनों में मिंगचिंग का बर्थडे आने वाला है और उसने अभी तक उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं सोचा। तो वो घर लौटकर इस बारे में बहुत परेशान होती है। तो वो अपने फ्रेंड से इस बारे में बात करती है, तो वो उन्हें बताती है कि उसे मिंगचिंग को उसका फेवरेट गिफ्ट देना होगा, जिससे वो जू से बहुत खुश हो जाए और तभी जू उसे अपने प्यार का कन्फेशन भी कर देगी। लेकिन मिंगचिंग को क्या चाहिए उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो च्यू कहती है कि वो इस बारे में पता लगाने में उसकी हेल्प करेगी, तो इसलिए वो मिंगचिंग का क्लब ज्वाइन कर लेती है। अब मिंगचिंग तो च्यू को अपना सुपीरियर समझता था, इसीलिए च्यू उससे उसकी फेवरेट चीजों के बारे में पता कर लेती है जो उसे चाहिए थे। अब उसमें से 2-3 चीजें काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो च्यू उसे साफ कहती थी कि इन सब के बारे में सोचना भी मत, कोई ऐसी चीज बताओ जो बिना पैसों के तुम्हें मिल सके। मिंगचिंग तो सोचता ही रह जाता है। तो च्यू खुद ही डिसाइड कर लेती है कि उसे क्या चाहिए होगा, जिसे लेने के लिए मिंगचिंग भी मान जाता है। वहीं च्यू उसे प्रॉमिस भी करती है कि उन महंगी चीजों को पाने में वो उसकी हेल्प करेगी। तो जू अगले दिन काम पे चली आती है, मगर उसी दिन वेकिंग भी अपनी मॉम से मिलने आ जाता है, जिस वजह से ना चाहते हुए भी जू को उसकी शक्ल देखनी पड़ती है और उसे ये भी पता चलता है कि इनडायरेक्टली ही सही, मगर वेकिंग ही उसका मेन बॉस है क्योंकि ये आर्ट गैलरी भी यूनमा कॉर्पोरेशन की है। तो वेकिंग मॉम से बात करने के लिए आता है, जहाँ वो चाहता था कि उसकी मॉम और ज्यादा फेमस पेंटर्स को हायर करे ताकि उनकी पेंटिंग्स बेचकर उन्हें और ज्यादा फायदा हो।
मगर मॉम को पैसों से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस रियल टैलेंट और रियल आर्टिस्ट को ही प्रमोट करती है जिन्हें आर्ट से प्यार है, ना कि पैसों से। तो इसी बात को लेकर मॉम और वेकिंग में बहस हो जाती है। तो वेकिंग इस आर्ट गैलरी को ही डिसमिस करने का डिसाइड करता है। तो मॉम उसे याद दिलाती है कि इस आर्ट गैलरी का सिर्फ 20% शेयर ही उसके पास है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो वेकिंग को इस आर्ट गैलरी का कुछ भी नहीं करने देगी, क्योंकि ये आर्ट गैलरी उनके हस्बैंड का है जिसे वो किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगी। तो वेकिंग जाते हुए कहता है कि मॉम मत भूलिए, आपके हस्बैंड ही मेरे फादर भी हैं, इसीलिए मैं भी आपको यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह से गैलरी चलाएंगी तो आप ही इस आर्ट गैलरी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब माँ बेटी में ये अनबन देखकर जू तो शॉक्ड थी। तो वहीं एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वेकिंग बचपन से ही रेबल टाइप का है, वो कभी भी मॉम डैड की बात नहीं सुनता था, इसीलिए उसके डैड हमेशा उसे डांटते थे, मगर जितना भी वो डांटते थे वेकिंग सुधरने की जगह पर और ज्यादा बिगड़ जाता था। और स्पेशली निंग के आने के बाद से तो उसने अपने मॉम डैड की बात सुनना ही छोड़ दिया और वो तो ड्रिंक करने भी लग गया था, जिस वजह से उसके डैड उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और उसकी फिक्र में उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही थी। तो इसी तरह अचानक एक दिन जब मॉम घर लौटती है तो वो डैड को जमीन पे लेटा हुआ पाती है जिनकी डेथ हो चुकी थी, जिसका रीजन हमें बताया नहीं चाहता, मगर मॉम इसका जिम्मेदार वेकिंग को ठहराती है क्योंकि डैड हमेशा वेकिंग को ही सुधारने में लगे हुए थे, मगर वेकिंग को उनकी कोई भी फिक्र नहीं थी, मगर डैड ने अपनी सारी जायदाद वेकिंग के नाम पर ही कर गए थे। तो तभी से मॉम वेकिंग से बात नहीं करती और उससे अलग रहती है। पर वेकिंग हर बार कोशिश करता है मॉम से सारे रिलेशन सही करने का, पर दोनों जब भी आमने सामने होते हैं तो दोनों में बस झगड़ा ही होता है। पर झगड़े के बाद वेकिंग को गिल्टी फील होता है, तो वेकिंग अपसेट होकर पार्क में बैठा होता है और अपने डैड के बारे में याद करने लग जाता है। वहीं से सुबह सुबह फेफे और निंग की टक्कर हो जाती है, जिस वजह से दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। तब फेफे की तो हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है, तो फेफे भागकर अपने रूम में जाती है, इस बारे में ही सोचने लग जाती है, पर फिर अपने आप को होश में लाकर सोचती है कि वो इस बच्चे के बारे में कैसे सोच सकती है। तो इसीलिए उसे अब अपने नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाना चाहिए। इसे जू भी काम से लौटते हुए उसी पार्क में आ जाती है जहाँ पर वेकिंग बैठा हुआ था। तो वो वेकिंग को पहली बार अपसेट देकर उससे बात करने के लिए आती है, जहाँ वो पहली बार वेकिंग का इमोशनल साइड भी देखती है। यहाँ वेकिंग उसे अपने एलर्जी के बारे में बताता है और वो मनी माइंडेड है, इस बात को भी एक्सेप्ट करता है। तो जू उसे लंबा चौड़ा भाषण देती है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस बात पर। तो वेकिंग भी समझ जाता है उसकी बात और इस बार फुल सिंसियरिटी के साथ उसका दोस्त बनने के लिए कहता है। तो जू भी उसकी सिंसियरिटी फील करती है और उसकी दोस्त बन जाती है। वहीं इधर फेफे भी अपने काम पर आई थी, जहाँ पर वेकिंग का अंकल तो फुल उस पे लाइन मारने लग जाता है, जिससे फेफे भी थोड़ी इम्प्रेस तो हो जाती है। तो अंकल उसे एक बहुत ही महंगा ब्रोश उसके बालों पर लगा देता है, जिससे वो घर आकर सभी को दिखाती फिरती है और अंकल की तो तारीफें करने लग जाती है। वहीं जू भी बताती है कि उसने फिर से वेकिंग के साथ दोस्ती कर ली है। तो सभी उसे एक और बार वार्न करते हैं कि तुम फिर से उसके झांसे में फंस रही हो। इस पर जू कहती है कि नहीं, इस बार मैंने उसका इमोशनल साइड देखा है, वो जितना रूड दिखता है उतना है नहीं, असल में तो वो काफी अकेला है और उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, इसलिए अभी मुझे उस पर थोड़ी दया आ रही है। तो सब लोग चॉकलेट्स और केक्स खा रहे थे, फेफे निंग के साथ मस्ती करने लग जाती है। तो निंग फेफे के मुंह से ही चॉकलेट खा लेता है, जिस वजह से उनकी इनडायरेक्ट किस भी हो जाती है, जो देखकर दोनों तो हैरान होते हैं। तो फेफे उन्हें चुप कराकर अपने रूम चली जाती है, जहाँ वो इस बारे में सोचकर थोड़ी ब्लश करती है। तो इधर वेकिंग भी डिसाइड करता है कि वो इस बार जू की सच में हेल्प करेगा, मगर बिना पैसों का यूज करके। तो इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को जू के प्रॉब्लम्स के बारे में पता करने के लिए भेजता है, जो फेफे से सब कुछ पता कर लाता है कि जू मिंगचेंग के बर्थडे के दिनों से प्रपोज करना चाहती है। तो वेकिंग डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा मिंगचेंग को प्रपोज करने में। वहीं से चियो मिंगचेंग को गिफ्ट देती है पूरे 3000 A4 साइज व्हाइट पेपर। अब मिंगचेंग ने कहा था कि उसे सोलर सिस्टम सेट चाहिए, जो काफी महंगे आते हैं, वो अब्रॉड से ही मंगाना पड़ता है। तो इसीलिए चियो ने उसे ये पेजेस दिए और इसमें मिंगचेंग को ही सोलर सिस्टम मॉडल ड्रॉ करने के लिए कहा। वहीं इधर वेकिंग जू को मिलने बुलाता है, उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें मिंगचेंग बता रहा था कि उसकी आइडियल टाइप गर्ल स्मार्ट होनी चाहिए, शॉर्ट हेयर्स और चश्मे पहनती हो और एकदम कैजुअल ड्रेस पहनती हो। जो सुन हमारी जू तो सैड होती है क्योंकि उनमें से कुछ भी जू के पास नहीं था। तो वेकिंग उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। ये कहकर वो उसका कंप्लीट मेकओवर करने के लिए ले जाता है, जहाँ वो उसे मिंगचेंग के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार करवाता है। बिल्कुल छोटे बाल, चश्मे और कैजुअल ड्रेस, जिसमें वो एकदम चियो की तरह दिख रही थी, जिससे उसे डाउट होता है कि कहीं मिंगचेंग चियो को तो लाइक नहीं करता। इसीलिए वो मिंगचेंग से इनडायरेक्टली पूछने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ मिंगचेंग कहता है कि वो सब तो उसने ऐसे ही कह दिया था। और चियो के बारे में पूछने पर वो बताता है कि वो चियो को अपना राइवल मानता है, जिसे वो एक बार बस हराना चाहता है। जो सुन जू मैडम तो बड़ी खुश हो जाती है। वहीं जू निंग से वेकिंग के डैड के डेथ के बारे में पूछती है, मगर निंग को भी इस बारे में पता नहीं था क्योंकि आंटी ने उसे नहीं बताया था। तो वेकिंग जू को प्रपोजल का प्रैक्टिस करने के लिए घर बुलाता है, जहाँ वेकिंग मिंगचेंग की तरह ड्रेसअप होकर आता है, जिसे देखकर जू को तो बड़ी हंसी आती है। तो जू उसके साथ प्रपोजल का प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही फील के साथ वो उसे कन्फेशन कर देती है, जिस वजह से दोनों तो किस करने ही जा रहे थे। लेकिन तभी असिस्टेंट आ जाता है, जो उन्हें देखकर खांसने की एक्टिंग करने लग जाता है, जिससे दोनों होश में आते हैं। तो यहाँ सीन दोनों के लिए बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है। इधर फेफे अंकल के साथ किसी पार्टी में जाती है, जिस बारे में जब वो निंग को बताती है तो निंग को उसकी फिक्र होती है, क्योंकि उसे अंकल के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता था। तो जू मिंगचेंग के लिए जू का
बताया हुआ गिफ्ट रेडी करती है। साथ में वो वेकिंग को देने के लिए एक फॉरएवर अलोन का गिफ्ट भी बनाती है। इसके बाद वो चश्मा लगाकर अपने गेटअप में रेडी हो जाती है। तो वेकिंग उसे बर्थडे सेलिब्रेशन तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। तो जू वेकिंग को उसका गिफ्ट देती है, जिससे वो उसे घर पे जाकर खोलने के लिए कहती है। वहीं निंग कैट का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल जाता है। तो वो फेफे को अपने खो जाने के बारे में बताता है। तो फेफे उसका लोकेशन सेंड करने के लिए कहती है, लेकिन इधर अंकल तो उसके साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। जू पार्टी में पहुंचती है तो उसका ये लुक देखकर सारे तो शॉक्ड रह जाते हैं। स्पेशली मिंगचिंग को तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम इसमें बहुत ही अजीब लग रही हो, जिससे मैडम का तो पोपट ही बन जाता है। वहीं मिंगचिंग तो रेन और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है। जू पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। च्यू जू को देखकर कहती है, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। क्या कर वो उसका विग निकाल देती है, जिसके बाद सारे मिंगचिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। रेन तो मिंगचिंग को एक बहुत ही महंगा कैमरा गिफ्ट करती है, जिसके सामने जू का गिफ्ट तो फीका पड़ जाता है। ऊपर से उसका गिफ्ट भी एक्सचेंज हो गया था, जो उसने मिंगचिंग के लिए बनाई थी उसने वो वेकिंग को दे दिया था। क्योंकि पैकेजिंग सेम थी इसीलिए वो कंफ्यूज हो गई थी। अब फॉरएवर अलोन लिखा हुआ गिफ्ट इसके पास आ जाता है, जिस वजह से मिंगचिंग को भी काफी एम्बैरेसिंग लगता है। वहीं जू का भी मजाक बन जाता है। वहीं इधर वेकिंग घर आकर जब गिफ्ट खोलता है तो उसमें मिंगचिंग का नाम लिखा हुआ था, इसीलिए वो जल्दी से जू तक इसे पहुंचाने के लिए जाता है। वहीं इधर फेफे को निंग की काफी फिक्र होती है, इसीलिए वो अंकल को छोड़कर निंग को ढूंढने के लिए चली जाती है। इधर जू ने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, क्योंकि उसका कन्फेशन प्लान जो फेल हो गया था। वेकिंग पहुंच जाता है गिफ्ट लेकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जू तो एकदम डल्ली हो चुकी थी, क्योंकि वो काफी सैड थी। तो वेकिंग उसे घर चलने के लिए कहता है, मगर जू कहती कि उसे अभी घर नहीं जाना, उसे अभी और ज्यादा पीनी है। तो वेकिंग उसे अपने घर ले आता है। इधर फेफे तो निंग के बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे निंग नहीं मिलता, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे निंग की काफी फिक्र होती है। फाइनली एक जगह पर आकर उसे निंग दिखा देता है, जो कैट के साथ खेल रहा था। तो फेफे आकर उसे पहले तो बहुत डांट लगाती है, फिर छोटे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़कर घर ले आती है। इधर जू और वेकिंग तो पूल साइड बैठकर मस्त ड्रिंक कर रहे थे, और जू उसे अपनी वन साइडेड लव स्टोरी सुना रही होती है। अब जू ने तो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो इमोशनल होकर वेकिंग को ही किस कर लेती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तब तो वो हैरान होती है। पहले तो उसके कपड़े बदले हुए थे, ऊपर से वो इतने बड़े घर में कैसे आ गई उसे समझ नहीं आ रहा था। इवन वो किसके घर पे है ये भी उसे याद नहीं आ रहा था, इसीलिए वो घर के चारों ओर किसी को ढूंढने लग जाती है। इधर वेकिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में था, जहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग चल रही थी। जू उसे देखती है तो वो चिल्लाकर उसे कहती है कि आखिर मेरे कपड़े किसने उतारे। उसे तो पता नहीं था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था और बोर्ड मेंबर्स को सभी कुछ दिखाई दे रहा था। तो वेकिंग जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है, फिर जू को थोड़ा टीज करता है कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, तो फिर तुम ही सोच लो। अब जू तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने पे उतर आती है। तो वेकिंग फिर से उसे टीज करते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, तुमने ही पहले शुरू किया था। तो जू उसे मारने लग जाती है। तभी वेकिंग के घर काम करने वाली आंटी वेकिंग को खाना खाने के लिए बुलाती है। तो जाकर वेकिंग उसे सब कुछ बताता है कि तुमने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए आंटी ने तुम्हारे कपड़े बदले, मगर वो उसे किस वाली बात नहीं बताता। तब जाकर जू को चैन मिलता है। इधर घर में सभी लोग जू के लिए परेशान थे। फेफे के कॉल करके पूछने पर जू से झूठ बोल देती है। वहीं तो ची और मिंगचिंग में भी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। तो वेकिंग जू को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जाता है, जहाँ प्रोफेसर जू को बताते हैं कि अब उसे फीस की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्कॉलरशिप अमाउंट बढ़ गया है, जिसमें से बचे हुए पैसे भी प्रोफेसर जू को देते हैं। तो जू वेकिंग का थैंक यू करने के लिए उसे कॉल करती है। फिर वेकिंग जू को बताता है कि मिंगचिंग ने उसके कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, जो देख जू तो हैरान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंगचिंग आगे की पढ़ाई करेगा। तो वो वेकिंग को खुद उसका इंटरव्यू लेने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए वेकिंग मान जाता है। तो मिंगचिंग इंटरव्यू के लिए पहुंच जाता है। अब मिंगचिंग भी यहाँ आने से पहले काफी सारा रिसर्च करके आया था, जो वेकिंग को काफी पसंद आती है। ऊपर से मिंगचिंग तो वेकिंग को अपना रोल मॉडल मानता है, क्योंकि वेकिंग ने 10 सालों में इस कंपनी को जो कर्जे में चल रही थी इसे नंबर 1 कंपनी बना दिया, जो सुन वेकिंग भी काफी खुश होता है और उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब पे रख लेता है। लेकिन इधर युनमा ग्रुप का शेयर्स गिर जाते हैं, क्योंकि मार्केट में रूमर फैल गया था कि वेकिंग युनमा आर्ट गैलरी बेच रहा है। लेकिन वेकिंग इस न्यूज को ज्यादा फैलने से रोक लेता है। इधर मिंगचिंग अपने फ्रेंड्स को पार्टी देता है जॉब मिलने की खुशी में। तभी यहाँ पर रेन भी आ जाती है, जो इन्हें बताती है कि वो भी युनमा कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने वाली है। तो वो मिंगचिंग के करीब आने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर जू को तो बड़ा गुस्सा आता है। तो वो सभी को बता देती है कि वो भी युनमा कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने वाली है, जिसके लिए सारे बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करने वाली है, तो वो थोड़ा एम्बैरेस होकर कहती है कि फ्रंट डेस्क पे, जिसका काम है सबका वेलकम करना। जबकि मिंगचिंग और रेन तो ऑफिशियल एम्प्लॉय थे। तो जू आर्ट गैलरी में रिजाइन देने के लिए जाती है, जहाँ वो सूजी से मिलती है, जो कि शुनरैन की पेंटिंग खरीदने के लिए आई थी। तो सूजी से जू को पता चलता है शुनरैन की पेंटिंग्स में रैन नाम लिखा हुआ होता है, जिसे देखने पर वो भी शॉक्ड होती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ये नोटिस नहीं किया था। इधर फेफे निंग के साथ सुपरमार्केट आती है, जहाँ पर अंकल भी उसे मिल जाता है। तो अंकल फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। इधर जू जब वेकिंग से मिलने के लिए आती है, तो वेकी सूजी के साथ बात कर रहा था, इसीलिए जू छुप कर उनकी बातें सुनने लग जाती है। और वेकिंग को सूजी बताती है कि उसकी मॉम ने युनमा आर्ट गैलरी के शेयर सूजी को बेच दिया है, जो सुन वेकिंग तो शॉक्ड होने के साथ साथ काफी सैड होता है, जिस वजह से वो जू से भी अच्छे से बात नहीं करता। इधर अंकल फेफे और निंग को घर छोड़ने की बात करते हैं, इस पर निंग तो साफ मना कर देता है और फेफे को लेकर घर चला आता है। अब निंग कंपनी के लिए ज्वेलरी डिजाइन बना रहा था, जो डिजाइन जू को भी काफी पसंद आते हैं, तो वो उसकी काफी तारीफ करती है। अभी जू की नजर पड़ती है निंग की एक पेंटिंग पे, जिसमें वो रैन नाम नोटिस करती है, जो देखकर वो उससे इसके बारे में पूछती है। तो निंग उसे सच नहीं बताता कि वही शुनरैन है, पर उसे कहता है कि वो शुनरैन की कॉपी करता है। वही हमें पता
चलता है कि वेकिंग एक और बार निंग से मिलने के लिए आया था, जहाँ उसने बताया था कि उसकी मॉम ने युनमा आर्ट गैलरी के शेयर्स बेच दिए हैं, जिससे अब सिर्फ शुनरन ही अपनी पेंटिंग्स के जरिए बचा सकता है। इसीलिए शुनरन भी पेंटिंग्स बनाने में काफी मेहनत करता है। अब मिंगचेंग, जू और रेन तीनों युनमा कंपनी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पहले दिन जू और रेन में तो नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब जू वेकिंग को उसका नाम लेकर बुला रही होती है, तो वेकिंग उसे पर्सनली समझाता है कि वो उसका ऑफिस में नाम ना ले, उसे प्रेसिडेंट कहकर ही बुलाए, ताकि ऑफिस का एनवायरनमेंट सही रहे, जिसके लिए जू मान जाती है। वहीं वेकिंग मिंगचेंग को एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है युनमा आर्ट गैलरी के अकाउंट्स को लेकर। वेकिंग जू को अपने करीब रखने के लिए उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है, जिस वजह से जू और रेन को साथ में काम करना पड़ता है। जू को इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए उसे काम में प्रॉब्लम हो रही थी, तो रेन उसकी हेल्प करने लग जाती है ताकि काम में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इधर अंकल तो फेफे को मस्त मस्त गिफ्ट देकर इम्प्रेस कर लेता है। वहीं मिंगचेंग अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए च्यू से रिक्वेस्ट करने के लिए आता है, जिसके लिए च्यू मना करती है, लेकिन जू के रिक्वेस्ट करने पर च्यू उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। तो दोनों सारी रात बैठकर अकाउंट्स चेक करते हैं। तो जू उन्हें खाना पहुंचाने के लिए आती है। अब जू सोचती है उनकी कुछ हेल्प करने का, लेकिन उसे तो अकाउंट्स में कोई भी कैलकुलेशन समझ ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो समझ जाती है कि वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, इसीलिए वो अपने रूम चली जाती है। इधर वेकिंग ने अपने मॉम का पता लगा लिया था, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ रास्ते में उसे निंग मिलता है। तो वेकिंग अपनी मॉम को समझाने लगता है कि अगर वो इसी तरह युनमा आर्ट गैलरी के शर्ट्स बेचती रही तो वो खुद ही युनमा आर्ट्स को खो देगी। लेकिन मॉम कहती है कि सूजी ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो गैलरी का ध्यान रखेगी और उनके साथ काम करने वाले सारे रियल आर्टिस्ट का भी ध्यान रखेगी। तो वेकिंग उन्हें बताता है कि सूजी सब कुछ बस अपने फायदे के लिए कर रही है, ना तो वो आर्ट गैलरी का ध्यान रखेगी और ना ही आर्टिस्ट का। लेकिन माता जी को तो वेकिंग की बातों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा था कि वेकिंग पैसों के चक्कर में आर्ट गैलरी को बर्बाद कर देगा। लेकिन वेकिंग तो बस उस गैलरी को प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि उसके डैड की लेगेसी खत्म ना हो जाए। मॉम वेकिंग पे ही गुस्सा करके अंदर चली जाती है। वेकिंग घर जाकर अपने मॉम डैड की फोटो देखता है, जिसके बाद एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि वेकिंग के डैड के गुजरने के बाद डैड ने कंपनी एंड प्रॉपर्टीज वेकिंग के नाम कर दिया था, मगर वेकिंग को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। इवन उसने तो लॉयर को सब कुछ मॉम के नाम करने के लिए कह दिया था। तभी लॉयर डैड का लिखा हुआ वेकिंग के लिए एक लेटर उसे देता है, जिसे पढ़ के वेकिंग बहुत इमोशनल हो जाता है और कंपनी को टेक ओवर करने के लिए मान जाता है। लेकिन मॉम इससे और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि वेकिंग सब कुछ बर्बाद कर देगा उसके बुरे आदतों की वजह से। लेकिन मॉम किसी भी हालत में आर्ट गैलरी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जिसे उन्होंने और डैड ने मिलकर बनाया था। तो वेकिंग उन्हें कहता है कि वो दोनों साथ मिलकर सब कुछ प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन मॉम को उस पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा नाराज थी डैड के डेथ को लेकर, जिसकी वजह वो वेकिंग को मानती थी। इसीलिए वो निंग को लेकर उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी, जिससे वेकिंग बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जिससे अब उसने भी मान लिया था कि उसके डैड के डेथ की वजह वही है। और उसी दिन से उसे खून दिखाई देने लगा था, जिससे उसके दिमाग में बहुत ही गहरा असर पड़ा और उसे ये एलर्जी वाली प्रॉब्लम भी तभी से शुरू हुई थी, जो कि उसकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो सुबह तक च्यू और मिंगचेंग सारा अकाउंट्स का काम देख लेते हैं, इसमें काफी सारे अमाउंट ट्रांजेक्शन घपले थे, इसकी मिंगचेंग एक रिपोर्ट बना लेता है। इधर जू ऑफिस में ही सो जाती है, क्योंकि वो मिंगचेंग की वजह से कुछ ज्यादा ही रात तक जगी थी। तो वेकिंग उसे उठाकर अपने केबिन में सोफे पर सुला देता है, जिस दौरान जू को उसके और वेकिंग के पूल साइड किस के बारे में याद आ जाता है, तो वो चिल्लाकर उठ जाती है। तो वेकिंग उसे पूछने आता है कि आखिर उसे हुआ क्या। तब जू तो बस वेकिंग के लिप्स की ओर ही देखे जा रही थी। अब वो काफी ब्लश कर रही थी, तो वो उससे दूर जाने के लिए कॉफी पीने चली जाती है। तो वेकिंग भी उसके पीछे पीछे आता है और वेकिंग को सामने देखकर जू के मुंह से कॉफी निकल आती है, जो वेकिंग के फेस पे जाकर लगती है। तो जू उसे सॉरी वॉरी कहने लग जाती है, बाहर भाग आती है। वहीं इधर फेफे अंकल के साथ एक फोटो पोस्ट करती है, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स तो उसके बारे में पूछने ही लग जाते हैं। बट लकीली फेफे ने अंकल के फोटो को एडिट कर दिया था, इसीलिए किसी को उसका फेस नहीं दिखता। अब फेफे के फ्रेंड्स तो अंकल को उसका बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं, इसीलिए वो लोग फेफे से उनके गर्ल्स रियूनियन पार्टी में अंकल को लेकर आने के लिए कहते हैं। इधर वेकिंग जू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर वो उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार जू उसकी बॉडीगार्ड बन के जाएगी। इधर फेफे भी अंकल से बात कर लेती है उसके साथ गर्ल्स रियूनियन पार्टी में चलने के लिए। इधर जू वेकिंग का बॉडीगार्ड बन के चली आती है, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही थी। तो वेकिंग उसे थोड़ी देर उससे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे सूजी से आर्ट गैलरी को लेकर बात करनी थी। लेकिन तभी वहाँ पर वेकिंग के सारे एक्स गर्लफ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें अंकल ने यहाँ बुलाया था, इसलिए वेकिंग को यहाँ से भागना पड़ जाता है। वहीं इधर फेफे तो अपनी गर्ल्स रियूनियन पार्टी में अंकल के आने का वेट ही करती रह जाती है, जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाते हैं कि उसका तो कोई असल में बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इधर जू जब इस पार्टी में अंकल को देखती है, तो वो उस पर काफी गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि इसे तो फेफे के पास होना चाहिए था, लेकिन अंकल को तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं थी। तो जू निंग को कॉल करके फेफे के पास जाने के लिए कहती है, ताकि फेफे को अपने फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस ना होना पड़े। इधर वेकिंग तो अपने सारे एक्स गर्लफ्रेंड से बचता फिर रहा था, जिस चक्कर में कईयों ने तो उसे टच भी कर लिया था, लेकिन जू उसे छुपाकर यहाँ से बाहर निकाल आती है। वहीं अंकल को डाउट हो जाता है कि वेकिंग हर वक्त ग्लव्स पहनकर क्यों रहता है। तो वो सूजी को वेकिंग के बारे में सब कुछ बताता है कि उसके जितने भी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वेकिंग ने सिर्फ उनसे हैंडशेक किया था और उसके बाद से ही उसने सभी के साथ ब्रेकअप कर लिया। इसीलिए उसे डाउट होता है कि वेकिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। वहीं इधर निंग फेफे के पार्टी में पहुंच जाता है और अपने आप को फेफे का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। तो फेफे के फ्रेंड्स बस उसे देखते ही रह जाते हैं, लेकिन फेफे तो नहीं एटीट्यूड दिखाकर सारा बिल्स पे करने के बाद निंग के साथ बाहर चली आती है और निंग से तो वो बहुत इम्प्रेस हो गई थी। इधर वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे। तो वेकिंग जू को अब सच बता देता है कि उसे छोड़कर बाकी किसी के भी टच करने पर वेकिंग की बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और अब तक उन दोनों में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वेकिंग का बस एक्सपेरिमेंट था, जो
सुन जू पहले सैड होती है क्योंकि वो अब वेकिंग को थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी थी। वहीं वेकिंग भी उसे लाइक करने लगा था, पर क्योंकि जू ने वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट मान लिया था इसीलिए वेकिंग भी और कुछ नहीं कहता। तो जू वेकिंग की इस एलर्जी को ठीक करने में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर रेन को वेकिंग कंपनी से निकाल देता है क्योंकि वो भी अंकल के कहने पर उस पार्टी में आ गई थी, इसीलिए अब जू को ही सारा काम संभालना पड़ता है। इधर फेफे को भी अब अंकल की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि वो तो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि निंग ने अंकल की सारी सच्चाई फेफे को बता दी थी कि अंकल बचपन से ही वेकिंग से जलता था, इसलिए वेकिंग को जो सारी चीजें पसंद आती थी वो बचपन से ही उससे सारी चीजें छीन लेता था। मगर जब वो कंपनी का प्रेसिडेंट बन गया उसके बाद से अंकल तो उससे कुछ भी छीन नहीं पाया, इसीलिए वो वेकिंग के गर्लफ्रेंड्स के पीछे पड़ जाता था। फेफे को भी याद आता है कि उसने इंटरव्यू के दिन वेकिंग की वॉच पहनकर गई थी, इसीलिए अंकल को लगा कि वो भी वेकिंग की गर्लफ्रेंड होगी, इसीलिए वो उसे फ्लर्ट कर रहा था। इसीलिए फेफे अंकल का पत्ता साफ करके चली आती है। इधर अब्जू को तो वेकिंग की एलर्जी के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो तो वेकिंग को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव बन गई थी। वो तो हर जगह बस वेकिंग की बॉडीगार्ड बनती फिर रही थी, जिसकी ये सारी हरकतें देखकर वेकिंग तो बड़ा हंसने लगता है। इधर मिंगचिंग वेकिंग को ट्रांजैक्शन घपले का रिपोर्ट देता है, तो दोनों मिलकर इसका पता लगाने लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो तो उसका अंकल ही है। तो वेकिंग उसे अच्छा सबक सिखाता है। इसके बाद वेकिंग तो अपना सारा सामान जू के ऊपर वाले फ्लैट पे शिफ्ट करा लेता है और उसे उस जगह की देखभाल करने के लिए कह देता है। इधर जू निंग की सारी पेंटिंग देखकर समझ जाती है कि वही शुनरैन है, तो वो उसे इस बारे में इनडायरेक्टली पूछने जाती है। जो निंग समझ तो जाता है लेकिन वो उसे नहीं बताता। अब निंग फेफे को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि उसे फेफे की हेल्प चाहिए क्योंकि उसे जू को कुछ कहना है। जो सुन फेफे को लगता है कि शायद वो जू को लाइक करता है, यही वो उसे बताना चाहता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी सैड भी होती है क्योंकि वो भी निंग को लाइक करने लगी थी। तो फेफे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कैरोके का प्रोग्राम बनाती है, जहाँ पर वो निंग और जू को अकेला छोड़कर बाकी सबको लेकर बाहर चली आती है। तो निंग उसे बता देता है कि वो शुनरैन है, जिससे जू तो बहुत खुश हो जाती है। तो निंग उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। इधर फेफे को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जो फेफे का मजाक उड़ा रही होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है, तो वो फेफे के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर निंग आ जाता है और उसे खींचकर एक लात मारता है और उन्हें बताता है कि वो फेफे का बॉयफ्रेंड है। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड को तो बिलीव ही नहीं होता। वो कहता है कि फेफे को तो छोटे बच्चे पसंद नहीं है, उसे मेरे जैसे मैच्योर लड़के पसंद है, इसीलिए ज्यादा नाटक मत करो और यहाँ से निकल। तो निंग भाई तो फेफे को किस ही कर लेता है, जो देखकर एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है। तो फेफे भी उसे किस बैक करती है। इसके बाद निंग एक्स बॉयफ्रेंड को खींचकर लात मारता है, फिर फेफे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पड़ जाता है। तो फेफे एक जगह रुककर जू को कॉल करती है। तभी वो लोग इन दोनों को देख लेते हैं, तो ये लोग भागने लग जाते हैं। पर एक जगह पर वो लोग इन दोनों को घेर लेते हैं, जहाँ सभी मिलकर निंग को पीटने लग जाते हैं। तो फेफे उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, मगर निंग को तो सारे मिलकर बहुत ही ज्यादा पीट देते हैं। तभी थोड़ी देर में जू आती है, तो वो उनके साथ फाइट करने लग जाती है। वहीं कुछ देर में वेकिंग भी पहुंच जाता है, तो अब ये सब मिलकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। तो वेकिंग उन्हें पुलिस की धमकी देकर भगा देता है। वहीं जू नोटिस करती है कि फाइट करने की वजह से वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस हो गए थे, लेकिन वो अभी इन सबको घर चलने के लिए कहता है, जहाँ घर पे सभी की मरहम पट्टी करने के बाद वेकिंग निंग को यहाँ से चलने के लिए कहता है। तो जू एंड फ्रेंड्स बताते हैं कि निंग कहाँ जाएगा, वो तो हमारे साथ ही रहता है। अब ये सुनकर वेकिंग तो शॉक्ड रह जाता है और उसे निंग पर गुस्सा भी आता है, तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। जो सुन फेफे वेकिंग को गुस्से से कहती है कि जब तुमने इसे घर से निकाल दिया तो फिर ये बेचारा कहाँ जाता। अब उनकी बहसबाजी चल ही रही होती है कि तभी माताजी भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जिन्हें जू ने यहाँ बुलाया था। अब निंग के हाथ पैरों पर इतने चोट देखकर माताजी को लगता है कि ये सब वेकिंग ने किया है, इसीलिए वो वेकिंग को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं माताजी तो वेकिंग को डांटने ही लग जाती है कि आखिर तुम निंग को बुली करना कब छोड़ोगे, पहले ही तुमने डैड की जान ली, अब क्या निंग को भी मारना चाहते हो। वेकिंग कहता है कि क्या आप एक बार मेरी बातों पर बिलीव करेंगी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मॉम को तो उसकी बात पर बिलीव ही नहीं होता। तो जू उन्हें समझाने जाती है, मगर मॉम तो उसकी बात ही नहीं सुनती और वेकिंग को डांटे ही जा रही थी। वेकिंग कहता है कि मॉम मैं आपका बेटा हूँ, कम से कम एक बार मेरी बातों पर बिलीव कर लो। लेकिन मॉम तो वेकिंग की कोई भी बात सुनने की तैयार ही नहीं थी। तो वेकिंग बहुत ज्यादा सैड होकर बाहर चला आता है और रोने ही लग जाता है। उसे फिर से खून से लथपथ अपने डैड दिखाई देने लगते हैं। तो जू उसे संभालने के लिए आती है और ऊपर वाले घर में ले जाती है। अब यहाँ पर वो निंग के काफी सारे पेंटिंग्स देखता है, जिसमें से एक वेकिंग का पेंटिंग भी होता है। इस पेंटिंग की वजह से वेकिंग के डैड ने उसे बहुत ज्यादा डांटा था, क्योंकि वो बार बार गलत ड्रॉ कर रहा था, जिस बात को लेकर इन दोनों में बहस ही हो गई थी। लेकिन वेकिंग तो अपने डैड से जबान लड़ाने ही लग जाता है, जिस वजह से वेकिंग के डैड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो मॉम आकर वेकिंग को बाहर निकालती है और उसे डैड को टेंशन देने से मना करती है। लेकिन वेकिंग तो उन दोनों पे गुस्सा करके चला जाता है। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, वेकिंग सोचता है कि आखिर इसने इतने सालों के बाद तक इस पेंटिंग को क्यों रखा है। थोड़ी देर में जू फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है, लेकिन वेकिंग दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो उसे वेकिंग की काफी फिक्र होने लगती है कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। इसीलिए वो भाग कर पीछे के रास्ते से खिड़की फांद कर अंदर आ जाती है, जहाँ आकर वो देखती है कि वेकिंग तो नहा रहा था। तो जू उसकी मरहम पट्टी कर देती है। वहीं इधर फेफे निंग के हालत के बारे में पूछने आती है, लेकिन उसके दिमाग में तो बस उनकी किस वाली बात ही चल रही थी। पर फिर उसे याद आता है कि निंग तो जू को लाइक करता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने जू को सब बता दिया। अब फेफे को तो पता नहीं था कि निंग तो बस जू को अपने शुनरैन होने के बारे में बता रहा था। निंग कहता है हाँ मैंने बता दिया, और वो काफी खुश भी थी। सुन फेफे तो उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निंग और जू रिलेशनशिप में आ गए हैं। इधर जू वेकिंग की मरहम पट्टी करने के बाद नीचे आने लगती है, लेकिन वेकिंग उसे रोककर कंपनी देने के लिए कहता है। तो वो वहीं रुक जाती है, दोनों बैठे बैठे ही सो जाते हैं।
हैं। वहीं अगली सुबह उठकर दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। जू को यूनिवर्सिटी आकर पता चलता है कि उसे तो अपने फाइनल एग्जाम्स देने हैं, जिसकी उसने कोई तैयारी नहीं की थी, इसीलिए वो तो मन लगाकर पढ़ने लग जाती है। लेकिन उसे पढ़ाई समझ ही नहीं आ रही थी, तो वो शुआई की हेल्प लेती है। जू ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती है और शुआई की मदद से पढ़ने लग जाती है। लेकिन शुआई को भी कुछ दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने जाना था, इसीलिए वो फिर अकेली पड़ जाती है। तभी वेकिंग का सेक्रेटरी आकर उससे बताता है कि उसकी फाइन आर्ट्स की पढ़ाई में प्रेसिडेंट उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी मेजर फाइन आर्ट्स था। तो जू वेकिंग के पास चली जाती है, जहाँ वेकिंग तो बहुत ही स्ट्रिक्टली उसे पढ़ाने लग जाता है। अब जू रात भर वेकिंग के पास ऊपर पढ़ने के लिए जा रही थी, जो देखकर फेफे सोचती है कि निंग को इससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही। तो वो निंग से पूछने जाती है कि क्या तुम ओके हो जू की रात में वेकिंग के पास जाकर पढ़ाई करने में, तुम्हें जेलसी नहीं हो रही। निंग कहता है जेलस होने वाली क्या बात है, वेकिंग जू की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो फेफे सोचती है कि ये बचपन से फॉरेन में रहा है, इसीलिए उसके लिए ये सब कुछ कॉमन लग रहा है। वेकिंग जू की खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पहला टास्क कंप्लीट करने तक खाना पीना और सोना बंद। तो इस तरह से कई दिनों तक जू की पढ़ाई करवाने के बाद फाइनली जू आधा सिलेबस खत्म कर लेती है। लेकिन आधा सिलेबस खत्म हुआ तो उसका टेस्ट भी तो देना पड़ेगा। तो वेकिंग जू के लिए क्वेश्चंस बनाता है, उसे ऑफिस टाइम में करने के लिए देता है और उस पर नजर रखने के लिए असिस्टेंट को काम पर लगा देता है। अब टेस्ट खत्म होने के बाद जू वेकिंग के मॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उन्हें वेकिंग के बारे में बताने जाती है, मगर मॉम उसे वेकिंग के बारे में कुछ भी बात करने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर निंग भी आ जाता है, तो मॉम निंग का ख्याल रखने के लिए जू का शुक्रिया अदा करती है और फ्यूचर में भी उसका ध्यान रखने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए जू मान जाते हैं। उन्हें कहती है कि निंग तो उसके लिए उसके छोटे भाई जैसा है, इसलिए वो उसका अच्छी तरह से ख्याल रख लेगी। इसके बाद निंग जू को अपने शुनरैन नाम के बारे में बताता है कि उसने ये नाम अपने बड़े भाई के नाम से रखा है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि अपने ऑर्फनेज वाले भाई के बारे में बताता है, जो असल में निंग का रियल भाई नहीं था, मगर वो निंग को ऑर्फनेज में एक बड़े भाई की तरह प्रोटेक्ट करता था। जिसके बाद वेकिंग फिर से जू की पढ़ाई शुरू कर देता है, जिस दौरान दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं और उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। सुबह के मॉर्निंग वॉक से लेकर रात में पढ़ाई करने तक दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं तर अंकल तो एक और बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फेफे को उसकी कंपनी में रुकने के लिए मना लेता है। इवन वो तो फे के साथ उनका 30 डेज मीटिंग एनिवर्सरी भी मनाता है। अब एग्जाम से पहले जू का बर्थडे आ जाता है, लेकिन वेकिंग अभी जू को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए अभी कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना करके स्पेशली रात भर जाकर जू के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। तो घर को अच्छे से डेकोरेट करके जू के लिए बर्थडे केक भी लाता है, उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, जिससे जू तो काफी खुश एंड इमोशनल हो जाती है। तो वो वेकिंग को हक कर लेती है, उनसे थैंक यू कहती है। तो दोनों साथ मिलकर जू का बर्थडे मनाते हैं, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं। अब एग्जाम का दिन आ जाता है, तो वेकिंग उसे एग्जाम सेंटर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ एग्जाम के दौरान जू तो काफी अच्छे से एग्जाम लिखती है। इवन उसे ऐसा फील होता है कि वेकिंग उसके पास बैठकर उसे आंसर्स लिखने में हेल्प कर रहा है, जिसे जू बस इमेजिन कर रही थी, क्योंकि वेकिंग की वजह से उसे सारे आंसर्स याद हो गए थे। तो जू का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाता है, इसीलिए वो वेकिंग का थैंक यू करने जाती है। मगर वेकिंग तो फेफे के साथ मीटिंग में बिजी था, क्योंकि वो जू के लिए एक बहुत ही शानदार बर्थडे पार्टी रखना चाहता था, जिसमें वो फेफे की हेल्प मांगता है जू के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में। तो जू से पूछती कि आखिर तुम उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हें जू से प्यार तो नहीं हो गया। वेकिंग कहता है कि मुझे प्यार व्यार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर मैं जू को खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन वेकिंग फेफे से कहता है कि वो जू से कहे कि बर्थडे पार्टी फेफे ने रखी है, क्योंकि अगर वेकिंग ने बताया कि पार्टी उसकी तरफ से है तो जू इसके लिए मना कर देगी। तो फेफे इसके लिए मान जाती है, जू को लेकर एक बहुत ही बड़ा हॉल दिखाने के लिए आती है, जहाँ पर वो जू का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसमें उसने स्कूल एंड कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। तो जू इसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है, तो इसीलिए वो वेकिंग से अगर कहती कि इसी मौके पर वो मिंगचिंग से अपना प्यार कन्फेस करेगी, जो सुन वेकिंग का फेस तो उतर जाता है, पर फिर भी वो उसे गुड लक विश करता है। तो पार्टी में सब लोग आ जाते हैं, तो वहीं इधर बर्थडे गर्ल तैयार हो रही होती है। तो जू फेफे को बताती कि वो आज मिंगचिंग से कन्फेस करेगी, जो सुन फेफे तो हैरान होती है। तो वो उससे पूछती है कि तुम तो निंग के साथ रिलेशनशिप में हो, फिर मिंगचिंग से क्यों कन्फेस करोगी। जो सुन निंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, हम कब से रिलेशनशिप में आ गए। तो फेफे बताती कि तुम ही ने तो उस दिन कैरोके में जू से कन्फेस किया था ना। जो सुन जू उसकी गलतफहमी दूर करती है कि निंग ने तो बस मुझे कहा था कि वो शुनरैन है। जो सुन तो फेफे भी बड़ी खुश हो जाती है कि निंग अभी भी सिंगल है। वहीं इधर पार्टी में जू और वेकिंग को साथ में देखकर रेन और शुआई को बड़ी जेलसी होती है, क्योंकि रेन तो वेकिंग के पीछे पड़ी थी। वहीं हमें पता चलता है कि शुआई जू को लाइक करता है और उसे जू और वेकिंग को क्लोज देकर वेकिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो रेन मैडम शुआई को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेती है, ताकि दोनों मिलकर वेकिंग और जू को अलग कर सके। अब यहाँ जू प्लान बनाकर आई थी मिंगचिंग से कन्फेस करने का, मगर इधर मिंगचिंग का भी प्लान था च्यू से कन्फेशन करने का, जिसके लिए वो तो साइंटिफिक फॉर्मूला वाला टी शर्ट पहनकर भी आया था, जिसे सॉल्व करने पर आई लव यू बन जाता है, और इस फॉर्मूले को सिर्फ यहाँ च्यू ही सॉल्व कर सकती है। तो वो च्यू से कन्फेस करने जा ही रहा था, मगर वेकिंग को भी इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो पहले जाकर मिंगचिंग को रोकता है, फिर उसे साइड में ले जाकर आज कन्फेशन करने से मना करता है। इसके लिए मिंगचिंग मान तो जाता है, मगर रेन के साथ डांस करने के चक्कर में मिंगचिंग का शर्ट फट जाता है और रेन वो फॉर्मूलाज देख लेती है, तो वो उससे इस बारे में पूछने लग जाती है। तभी मिंगचिंग के पीछे च्यू भी थी, जो उसे अपनी ओर घुमाती है और उस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेती है, जिसका मतलब आई लव यू निकलता है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो किससे कन्फेस करने जा रहा है। तो मिंगचिंग उसे यहाँ फाइनली कन्फेस कर ही देता है। जो सुन च्यू तो शॉक्ड थी ही, मगर असली झटका तो जू को लगता है। तो च्यू जू को समझाने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिंगचिंग को लाइक नहीं करती, मगर जू तो बहुत ही सैड होकर वहाँ से भाग जाती है। तो वेकिंग उसके पीछे भागता है, तो च्यू इधर मिंगचिंग को डांटने लग जाती है, लेकिन
लेकिन मिंगचिंग पूछता है कि आखिर उसे हो क्या गया। तो चियो से कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि जू तुम्हें लाइक करती है और आज तो वो तुमसे कन्फेस भी करने वाली थी, मगर तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। इसे जू तो रोते हुए भागे जा रही थी, जिस चक्कर में उसकी एक सैंडल भी पीछे छूट जाती है, पर क्योंकि वेकिंग उसके पीछे आ रहा था इसीलिए जू उसे बिना उठाए ही बस में चढ़ जाती है और बस में बैठकर चली जाती है। तो उसके लिए सारे बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली वेकिंग। तो वो रोते हुए मिंगचिंग के साथ अपने मेमोरीज को याद कर रही थी। वहीं इधर वेकिंग भी बस के पीछे अपनी कार से निकल गया था। अब जू तो आखिरी स्टॉप में आकर बस से उतर जाती है, जहाँ पर वो बहुत रोने लग जाती है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। तो कुछ देर में उसे ढूंढता हुआ वेकिंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है, उसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन जू तो बस रोए ही जा रही थी और वेकिंग उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जू जब शांत नहीं होती तो वेकिंग उसे किस कर लेता है, जिससे जू शांत हो जाती है। तो उससे पूछती है कि अगर तुम मुझे ऐसे परेशान क्यों करते रहते हो। तो वेकिंग उसे सॉरी कहता है, बताता है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर उसे हग कर लेता है, जिसके बाद वेकिंग फेफे एंड फ्रेंड्स को बता देता है कि जू अभी उसके घर पे आराम कर रही है, तो वो उसे कल सुबह उनके यहाँ छोड़ आएगा। इधर चियो तो मिंगचिंग पे बहुत गुस्सा कर रही थी। तो फेफे उसे कहती कि मिंगचिंग ने क्या गलत किया, आखिर वो तुझे ही लाइक करता है इसीलिए तुझे प्रपोज किया, इसीलिए तुम दोनों को तो कपल हो जाना चाहिए। मगर चियो को तो जू की फिक्र हो रही थी। वहीं इधर वेकिंग जू से उसकी वन साइडेड लव स्टोरी के बारे में पूछता है। तो जू से बताती है कि मिंगचिंग ने उसकी पढ़ाई में हेल्प की थी, जिस वजह से वो पहली बार मैथ में 100 में 100 लाई थी और तभी से वो उसे लाइक करती है। उसने स्कूल टाइम में ही उसे एक बार कन्फेस करने के बारे में सोचा था, अपना 100 में 100 वाला मार्कशीट दिखाकर, पर वो फेल हो गया था क्योंकि मार्कशीट तो पूल में गिर गया था। अब उसकी ये लव स्टोरी सुनकर तो वेकिंग शॉक था, पूछता है कि उसने तुम्हारी सिर्फ पढ़ाई में हेल्प की और इसी से तुम्हें उससे प्यार हो गया। जो सुन जू से चुप करा देती है, अपनी कहानी आगे बढ़ाती है और उसे बताती है कि अब तक वो 3 बार मिंगचिंग से कन्फेस करने में फेल हुई है। इधर चियो अपने ऑनलाइन फ्रेंड बे से चैट करती है, जो कि असल में मिंगचिंग ही होता है, लेकिन चियो को इसके बारे में पता नहीं था। तो चियो उससे ही मिंगचिंग के बारे में सारी बातें शेयर करती है। अगली सुबह वेकिंग जू को मस्त तैयार करके मिंगचिंग से कन्फेशन करवाने के लिए ले जाता है, क्योंकि आखिरकार मिंगचिंग उसका बचपन का क्रश है और इतने सालों से जो उसे लाइक करती है, इसलिए एक बार तो कन्फेशन बनता ही है ताकि जू के दिल में कोई पछतावा ना हो। अब चाहे मिंगचिंग उसे रिजेक्ट ही क्यों ना करे, पर इससे जू के लिए मूव ऑन करना भी इजी हो जाएगा। इसके लिए वेकिंग उसे उसका लेटर देता है जो उसने होटल से मंगा लिया था। अब इसे देख जू तो काफी सरप्राइज्ड होती है, तो उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास नहीं है। वेकिंग कहता है कि मैंने वहाँ से मंगा लिया था। तो जू पूछती है तुमने इससे पढ़ा तो नहीं। तो वेकिंग झूठ कह देता है कि उसने नहीं पढ़ा। तो जू जाकर मिंगचिंग से कन्फेस करती है, मगर मिंगचिंग तो उसे अपनी बहन ही मानता है और वो लाइक तो अभी चियो को करता है। इसलिए मिंगचिंग उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए मेरी छोटी बहन रहोगी। तो फाइनली अब जू को कोई पछतावा नहीं था, तो वो मिंगचिंग को चियो के लिए गुड लक विश करती है और वहाँ से आने लगती है। तभी जू अपने लेटर में कुछ करेक्शंस नोटिस करती है जो कि वेकिंग ने किया था, यानी कि उसने लेटर पढ़ लिया था। तो जू को अपने साथ वेकिंग की मेमोरीज भी याद आती है। वहीं उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि मिंगचिंग ने उसे हमेशा से ही अपनी छोटी बहन माना है। तो फाइनली वो मूव ऑन कर जाती है और लेटर को फाड़ के उड़ा देती है। देन घर लौटने पर जू का सारे लोग मिलकर अच्छे से वेलकम करते हैं। वहीं चियो जू को सॉरी कहने लगती है, तो जू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स थे और हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। वहीं जू वेकिंग का भी थैंक यू करने के लिए चाहती है, उसे कन्फेशन के लिए एनकरेज करने के लिए। देन उसे अपने सैलरी के पैसे भी दे देती है, क्योंकि वेकिंग ने उसके डैड का कर्जा जो उतार दिया था। तो जू कहती है क्योंकि अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही सही मगर तुम्हारे पैसे रीपे कर दूंगी। इसके बाद निंग जू को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जो कि होता है निंग की सारे पेंटिंग्स का ओनरशिप उसने जू के नाम कर दिया था। जो देख जू तो शॉक्ड होती है, पर वो उसे लेने से मना करती है। तो निंग कहता है अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपसे पेंटिंग कभी नहीं करूंगा। जो सुन जू काफी इमोशनल हो जाती है। देन शुनरन की यानी कि हमारे निंग की आर्ट एग्जीबिशन थी, जहाँ पर सूजी भी आई थी, जो निंग को देखते ही रह गई थी। तो जू उन दोनों का इंट्रो कराती है। तो जू निंग को ये भी बताती है कि इन्होंने ही मुझे तुम्हारे पेंटिंग में छुपे रन नाम के बारे में बताया था। जो सुन निंग तो हैरान था, तो उससे पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। इस पर सूजी नहीं में जवाब देती है, लेकिन निंग को वो कुछ जानी पहचानी लगती है, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या आप निंगरैन को जानते हैं। इस पर सूजी मना करके वॉशरूम का बहाना कर चली जाती है, लेकिन निंग को तो अभी भी वो कुछ जानी पहचानी ही लगती है। इधर वॉशरूम में हम देखते हैं कि सूजी के पास निंग और रैन के बचपन के फोटोज थे। देन हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि रैन तो असल में एक लड़की थी जो निंग के साथ ही ऑर्फनेज में रहती थी, मगर लड़की होने की वजह से रैन को कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए रैन ने अपने बालों को काट कर बॉय जैसा बिहेव करने लगी। तभी उसकी मुलाकात गुमसुम रहने वाले निंग से हुई, जिसे वहाँ के दूसरे बच्चे बहुत बुली किया करते थे, इसलिए रैन ने हमेशा निंग को ऑर्फनेज में प्रोटेक्ट किया। इस तरह से रैन उसका पहला दोस्त एंड बड़ा भाई जैसा बना, जिस पर निंग ट्रस्ट करता था। तो निंग के अडॉप्शन के बाद रैन यानी कि अभी जो सूजी है, उसे एक बहुत ही बड़ी बिजनेस टाइकून फैमिली स्नो फैमिली ने अडॉप्ट किया, जिससे वो रैन से सूजी बनी। मगर सूजी अभी भी युनमा आर्ट्स और शुंडन आर्ट गैलरी के शेयर्स खरीदने में लगी हुई थी। तो आगे पता चला कि निंग को जो ऑर्फनेज में प्रोटेक्ट किया करती थी वो तो सूजी थी। इधर जू को अपने रास्ते से हटाने के लिए रैन शुआई से कहती है कि अभी तुम्हारे पास मौका है जू को अपना बनाने का। तो शुआई जब जू की पोर्ट्रेट बना रहा था, तब जू तो बैठे बैठे सो जाती है। तो शुआई आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले ही वेकिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और शुआई को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगली बार से अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वेकिंग से बुरा उसके लिए और कोई नहीं होगा। देन वो जू को लेकर चला आता है, जहाँ जू अब वेकिंग की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी कहती है, इसीलिए वेकिंग उसे डॉक्टर चेन से मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चेन उसे वेकिंग की पूरी कंडीशन के बारे में बताती है। तो जू उनसे पूछती है कि अभी वो उसकी कैसे हेल्प कर सकती है। तो डॉक्टर चेन उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हें टच करने पर वेकिंग की बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते, जिसका मतलब है कि वो तुम्हें ट्रस्ट करता है, इसलिए तुम
तुम जितने उसके करीब रहोगी वेकिंग के ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। और वैसे भी ये कोई बीमारी नहीं है, बस एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो वेकिंग के डैड के डेथ के बाद से ही वेकिंग में ट्रिगर हुआ। तो जू उनसे पूछती कि अब उसे क्या करना होगा। तो डॉक्टर चन बताती है कि सबसे पहले तुम्हें वेकिंग के लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। तो जू अगले सुबह से ही लग जाती है काम पर, वेकिंग को जल्दी से उठाने लग जाती है, मगर वेकिंग तो दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। तो जू हमेशा की तरह पीछे के रास्ते से एंट्री मारती है और फटाफट उसे रेडी होकर बाहर आने के लिए कहती है। जहाँ जू से अब से क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो सब कुछ बताती है, लाइक उसे लोगों से कितनी दूरी मेंटेन करके चलना है, लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किन किन लोगों के करीब जाना है। देन वो वेकिंग के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में पूछती है और स्पेशली वो किन चीजों से हेट करता है, जिस पर वेकिंग अंकल, शुआई और बिल्ली का नाम बताता है। तो जू उससे पूछती है कि आखिर शुआई और बिल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन वेकिंग इस सवाल को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वेकिंग ऑफिस के लिए निकलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने उनके सारे शेयर अंकल के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं और अब अंकल यूनमा आर्ट गैलरी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। लेकिन तभी सूजी उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर अंकल भी आया हुआ था। तो यहाँ सूजी अंकल और वेकिंग को बहुत ही बड़ा झटका देते हुए बताती है कि अब वो बन गई है यूनमा आर्ट गैलरी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर, क्योंकि उसके पास 35% शेयर है, वहीं अंकल के पास 33 और वेकिंग के पास 32%, जिससे अंकल भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। और अब यूनमा आर्ट गैलरी का क्या करना है वो सब कुछ सूजी संभालेगी। इवन वो वेकिंग से ये भी कहती है कि वो तो उसकी मॉम को डायरेक्टर की पोजीशन से भी निकाल सकती है। तो सूजी वेकिंग से कहती है कि वो शुनरन के ज्वेलरी डिजाइन के साथ कोलैबोरेट करना चाहती है, जिससे वो अपनी कंपनी के साथ शुनरन के एक्सक्लूसिव ज्वेलरी डिजाइन से लॉन्च करना चाहती है। तो अगर वेकिंग इस कोलैबोरेशन के लिए मानता है तभी उसकी मॉम की डायरेक्टर पोजीशन रहेगी और इस यूनमा आर्ट गैलरी का नाम भी रहेगा। तो ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद जू वेकिंग को भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाती है ताकि उसकी ओसीडी वाली प्रॉब्लम ठीक कर सके। लेकिन भीड़ की वजह से वेकिंग के बॉडी पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो जू उसकी आंखें बंद करवाकर और कानों में ईयरपीस लगाकर चलने के लिए कहती है, जिससे वेकिंग का दिमाग एकदम शांत हो जाता है। वो आराम से भीड़ के बीच में भी चल पाता है और उसे कोई एलर्जिक रिएक्शंस भी नहीं होते। जिसके बाद तो जू उसे बहुत सारे फास्ट फूड खिलाने लग जाती है। तो वेकिंग जू का थैंक यू कहता है, लेकिन जू कहती है अभी तो शुरुआत है, वो उसे पूरी तरह से ठीक करके रहेगी। तो इसीलिए जू वेकिंग के घर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ वेकिंग उसके घर पे आते ही जू को साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहता है। तो जू सोने के लिए गेस्ट रूम की ओर जाने लगती है। तो वेकिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ सोना। जो सुन जू तो शॉकिंगली उसे मना कर देती है। तो वेकिंग कहता है कि अब जब हमें एक दूसरे के करीब रहना है तो थोड़ा ज्यादा ही करीब होने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जू मना करते हुए कहती है कि अगर वो ऐसी बात करेगा तो वो यहाँ नहीं रहेगी। तो वेकिंग कहता है कि पर मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बस चुपचाप से तुम्हारी साइड में सो जाऊंगा। लेकिन जू फिर भी मना करके गेस्ट रूम चली जाती है। फिर माता जी अंकल को डांट रहे होते हैं कि आखिर सूजी के पास इतने शेयर्स कैसे आ गए। तो अंकल बताते हैं कि उसने स्टार्टिंग से ही आपको धोखे में रखा था और अब जाकर हमें उसकी असली सच्चाई पता चली। तो मॉम को फिक्र होती है यूनमा आर्ट्स की। तो अंकल उन्हें आइडिया देता है कि अगर वेकिंग अपने 3% शेयर्स मुझे दे दे तो हम फिर से लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इस बारे में बोलने के लिए वो वेकिंग को कॉल लगाता है, जिस पर वेकिंग कहता है कि वो एक ही शर्त पे मानेगा, अगर मॉम ने उससे बात किया तो। इधर वेकिंग तो रात के 3 बजे तक गेम खेल रहा था, जिसकी आवाज सुन जू से बात करने के लिए आती है। तो वेकिंग उसे भी अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन जू को तो सोना था इसलिए वो वापस जाने लगती है। तो वेकिंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे कंपनी दो, क्योंकि मुझे रात को बहुत ही डरावने सपने आते हैं। हम दोनों यहीं पर सोफे पर सो जाते हैं, इससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। पर जू फिर भी अपने रूम की ओर जाने लगती है। तो वेकिंग उससे कहता है कि अगर तुम अपने ब्लैंकेट लेकर यहाँ पर नहीं आई तो मैं तुम्हें भी चैन से नहीं सोने दूंगा और पूरी रात दरवाजा नॉक करूंगा। तो इसीलिए जू ब्लैंकेट लेकर आ जाती है और दोनों पहले की तरह सोफे पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जू वेकिंग को टास्क देकर जाती है कि उसे ऑफिस में पब्लिक एलिवेटर यूज करना होगा। वेकिंग कहता है तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जू कहती है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कह दिया है सब कुछ, इसीलिए वो संभाल लेगा। देन जू और वेकिंग घर से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि घर के बाहर तो फे फेनिंग और ची उसकी खबर लेने के लिए आए थे कि कहीं वेकिंग उसे बुली तो नहीं कर रहा। लेकिन जू उन्हें समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो अपना रिजल्ट लेने के लिए यूनिवर्सिटी चली जाती है। वहीं वेकिंग तो बड़ी हिम्मत करके पब्लिक एलिवेटर यूज करता है, मगर पहली बार उसे पब्लिक एलिवेटर यूज करता देख बाकी एम्प्लॉयज तो शॉक्ड थे, इसलिए वो लोग तो डर से बाहर आ जाते हैं। मगर वेकिंग उनमें से 2-3 को अंदर बुला लेता है, इवन उन्हें गुड मॉर्निंग भी विश करता है, जिससे तो पूरे ऑफिस में ये बात फैल जाती है। प्रेसिडेंट ने पहली बार हमें गुड मॉर्निंग कहा। वहीं शुआई जू को एक ट्रिप पे इनवाइट करता है, मगर जू तो काम का बहाना करके उसे मना करके वेकिंग के साथ स्कूटी में बैठकर चली जाती है, जो देख शुआई को बड़ा गुस्सा आता है वेकिंग पर। अब वेकिंग जू के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है, जहाँ मॉम उसे उसके शेयर्स अंकल को ट्रांसफर करने के लिए कहती है। अब इसकी जगह वेकिंग उनसे कहता है कि आप अपने शेयर्स अंकल से वापस ले लीजिए, फिर मैं अपने शेयर्स आपको दे दूंगा। तो इसके लिए मॉम मान जाती है। तो वेकिंग का स्टार्टिंग से ही यही प्लान था कि सारे शेयर्स वो अपनी मॉम को वापस दिला सके। तो जू पूछते है फिर तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया। तो वेकिंग कहता है कि अगर मैं उन्हें खुद ये बात बताता तो उल्टा फिर से वो मुझे गलत समझ लेती, कहीं मेरा इन सब में कोई प्लान तो नहीं है। जो सुन जू वेकिंग से काफी खुश होती है। इसके बाद जू से लेकर मूवी देखने के लिए जाती है ताकि वो ज्यादा देर तक भीड़ के बीच में रह सके, मगर वेकिंग ने तो अपने पास वाले बहुत सारे रोज के टिकट्स खरीद लिए थे, इसीलिए उसका आसपास पूरा खाली था। लेकिन जू ने अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया था, पर वेकिंग ने उन्हें दूर बैठा दिया था, जिससे हमारी सुपर इंटेलिजेंट जू को डाउट हो जाता है वेकिंग पर। इसलिए वो घर आकर वेकिंग के बारे में जू से पूछने लग जाती है, मगर जू के कुछ भी
बताने से पहले वो खुद ही समझ जाती है कि वेकिंग को किसी तरह की एलर्जी होगी, जिस वजह से ही वो हर वक्त मास्क और ग्लव्स पहनता है। जो सुन जू तो हैरानी हो जाती है, इसीलिए उसे अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताना पड़ जाता है कि उसे ह्यूमन टच से एलर्जी है, बस जू को छोड़कर। इसीलिए जू उसकी हेल्प कर रही है क्योंकि डॉक्टर ने उसे वेकिंग के करीब रहने के लिए कहा है, क्योंकि जितना ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे उतने ज्यादा चांसेस है वेकिंग के ठीक होने का। तो इसमें फेफे और च्यू भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी अगर कभी उसे उनकी जरूरत पड़ी तो जू वेकिंग के साथ रूम में सोने के लिए तैयार हो जाती है ताकि इससे वेकिंग की कंडीशन में कोई सुधार आ सके। अब इससे वेकिंग तो काफी खुश होता है। वहीं जू ने साथ में सोने के लिए हाँ तो कर दिया था, मगर वो खुद ही बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, इसीलिए रूम में जाने से पहले हॉल की 2-4 चक्कर मार लेती है और चुपचाप बेड पर जाकर एक साइड में सो जाती है। तो वेकिंग भी दूसरे साइड सो जाता है, लेकिन वेकिंग जू से अपना हाथ देने के लिए कहता है ताकि वो उसका हाथ होल्ड करके सो सके, जिससे उसे डरावने सपने भी नहीं आएंगे। तो जू अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वेकिंग उसका हाथ होल्ड करके सो जाता है, लेकिन जू तो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी पर उल्टी गिनती करते हुए वो सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वेकिंग तो मस्त अपना हाथ और पैर उस पर फैलाकर सो रहा था। तो जू जल्दी से उठने के चक्कर में गिर जाती है, फिर जल्दी से अपने फेस पर पानी मारने लग जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। तो वेकिंग भी उठकर जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। तो जू फटाक से बाहर भाग आती है, जिसके बाद जू वेकिंग को लेकर पब्लिक एलिवेटर में जाती है, जहाँ जू के साथ होने की वजह से वेकिंग को अब एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो रहे थे। तो इसी तरह दोनों साथ में हर जगह घूमने लग जाते हैं। जू वेकिंग को अपने साथ बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जगह ले जाती है, दोनों रात को आराम से साथ में सो जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं। तो इस तरह से साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने पर दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और दोनों में अब किसी भी बात को लेकर ऑकवर्डनेस नहीं होती, बल्कि दोनों तो साथ में टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो उन्हें देखकर च्यू और फेफे जू से कहते हैं कि तुम दोनों तो एकदम कपल्स की तरह बिहेव करते हो, कहीं तुम दोनों सच में डेट तो नहीं कर रहे। जू कहती है नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों तो बस क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो ये दोनों कहते हैं कि लेकिन तुम दोनों की क्लोजनेस और हरकतें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। क्या कर वो उसे उन दोनों की फोटोज दिखाती है जिनमें दोनों साथ में खाना खाने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, हाथों में हाथ डाले घूमने जाते हैं। जो देख जू कहती है कि इसमें क्या हुआ, हम लोग भी तो ऐसे ही साथ में घूमते फिरते हैं। तो च्यू कहती है कि लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है, तुम जिस तरह से वेकिंग की केयर करती हो, उसे प्रोटेक्ट करती हो, वो तो हमारे से बहुत अलग है क्योंकि तुम उसे स्पेशल ट्रीट करती हो। लेकिन जू कहती है कि तुम लोग तो इस बात को कुछ ज्यादा ही खींच रही हो। तभी जू को वेकिंग का कॉल आता है जो उसे जल्दी से घर बुलाता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। अब जू तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे कहती है कि वो अभी आती है और उसके लिए नूडल्स बना देगी। अब फेफे तो उसकी बातें फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और जू को दिखाते हुए कहती है कि तुम खुद ही देख लो तुम कितनी ज्यादा खुश थी वेकिंग से बात करते हुए, जस्ट लाइक एक वाइफ उसके हस्बैंड से बात कर रही है ऐसा लग रहा था। जो देखकर जू को भी अब थोड़ा डाउट होता है। तो फेफे जू से डायरेक्टली पूछती है कि कहीं तुम वेकिंग को सच में लाइक तो नहीं करने लगी हो। अब इस पर जू थोड़ी कंफ्यूज होकर कहती है कि नहीं। तो देन पूछते फिर वेकिंग क्या तुम्हें लाइक करता है। जू इसमें भी शायद नहीं कहती है। तो फेफे कहती है तुम्हें इस बारे में पता लगाना चाहिए, लेकिन च्यू कहती है कि वेकिंग के फीलिंग्स के बारे में पता लगाने से पहले तुम्हें अपने फीलिंग्स के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर तुम उसके लिए क्या फील करती हो। अब इससे जू तो सोच में पड़ जाती है। तो वो रात को सोने टाइम वेकिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ अलग फील करते हो। वेकिंग पूछते है अचानक ये सवाल। जू कहती है हम दोनों इतने टाइम से साथ में हैं, तो क्या अब तुम मेरे लिए अलग फील करते हो। वेकिंग कहता है हाँ मैं पहले से ज्यादा तुम्हें पसंद करता हूँ, जितना टाइम हम दोनों साथ में स्पेंड कर रहे हैं मैं तुम्हारे बारे में और अच्छे से जान रहा हूँ। अब ये सब सुन जू तो शर्मा नहीं लग जाती है। तो वो दूसरे साइड मुड़कर अपने आप से कहती है कि शायद वेकिंग मुझे लाइक करता है। तभी वेकिंग उसे अपने साइड करता है और उसका हाथ होल्ड करके सो जाता है, जिससे जू तो काफी नर्वस होकर भी ब्लश कर रही थी और अगली सुबह तो वो सोते हुए भी बहुत मुस्कुरा रही थी। तो वेकिंग उसकी एक फोटो खींच लेता है, दिन उसे उठाकर फोटो दिखाकर स्माइल करने का रीजन पूछता है। अब जू तो सपने में अपनी और वेकिंग की शादी होते हुए देख रही थी, जिससे जू तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए वहाँ से भाग जाती है। पर उसे तो बार बार अपना सपना ही याद आ रहा था जिसमें वेडिंग डे पर वेकिंग ने जू को किस किया था। अब इससे जू भी सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वो वेकिंग को लाइक करती है, और पर फिर वो अपने आप को होश में लाती है और वेकिंग के इलाज पे फोकस करने का डिसाइड करती है। इस बार वो वेकिंग से सबसे मुश्किल टास्क कराना चाहती थी। वेकिंग को बिल्लियों से डर लगता था, इसीलिए जू उसकी आंखें बंद करवाकर बिल्लियों के बीच ले आती है, मगर उसे नहीं पता था कि वेकिंग को बिल्लियों से कुछ ज्यादा ही डर लगता है, इसलिए वो तो बेहोशी हो जाता है। तो जू उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ वो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी, अपने आप को ब्लेम कर रही थी वेकिंग की इस हालत के लिए। तो कुछ देर में असिस्टेंट और डॉक्टर चन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो जू को कंसोल करते हैं। तो वहीं इधर वेकिंग को अभी तक होश नहीं आया था। तभी हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि बचपन में निंग के पास एक बिल्ली हुआ करती थी, जिसे एक दिन किसी ने मार दिया था। तो वेकिंग के पेरेंट्स को लगा कि ये काम वेकिंग का है, क्योंकि मॉम ने भी वेकिंग को कैट को हिट करते हुए देखा था। वेकिंग कहता है कि कैट ने मुझे पहले काटा था, इसीलिए मैंने उसे हिट किया था और मैंने उसे जान से नहीं मारा। लेकिन उसके डैड को तो बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वेकिंग निंग को पसंद नहीं करता, इसीलिए वो निंग को भी परेशान करता था। डैड ने तो इवन वेकिंग को थप्पड़ भी मार दिया था वेकिंग की बातों पर बिना भरोसा किए ही, जिसका वेकिंग पर गहरा असर पड़ा और उसे बिल्ली वाले नाइटमेयर्स आने लगे थे।
जिसके बाद तो वेकिंग को खून से लथपथ अपने डैड की फ्लैशेस आने लगते हैं, जिससे वेकिंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इवन सपने में तो उसके मरे हुए डैड उसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मुझे मारा है। वेकिंग मैंने कुछ नहीं किया कहते हुए उठ जाता है और बाहर की ओर भागने ही लग जाता है, लेकिन सारे लोग उसे मिलकर वापस ले आते हैं और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला देते हैं। इधर अंकल को वेकिंग के बारे में पता चलता है, जिससे फोन पर बातें करते हुए वेकिंग की मॉम भी सारी बातें सुन लेती है। अब उन्हें फिक्र तो होती है मगर वो अंकल के सामने शो नहीं करते। वहीं इधर वेकिंग के रिकवर हो जाने के बाद उसके डिस्चार्ज का प्रोसीजर शुरू होता है, मगर कुछ रिपोर्टर्स उसकी फोटोज खींच लेते हैं। वहीं जू वेकिंग को लेकर घर भी चली आती है। अब ये न्यूज तो पूरी तरह से फैलने लग जाते हैं कि युनमा ग्रुप के प्रेसिडेंट को किसी तरह की मेंटल इलनेस है। वहीं वेकिंग तो एकदम छोटे बच्चे की तरह डरने लग गया था, लेकिन जू के उसके पास होने की वजह से उसमें काफी हिम्मत आती है। अब न्यूज में वेकिंग के बारे में जो सब कुछ बातें फैल रही थी उस बारे में फेफे आकर जू को बताती है। वहीं जू फेफे को बताती है कि वेकिंग की हालत अभी और ज्यादा खराब हो गई है, वो तो अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहता। तो जू उसे बिल्ली वाली इंसिडेंट बताती है, जो सुन फेफे कहती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तो जू बताती है कि हम दोनों जितना टाइम साथ में स्पेंड कर रहे हैं इससे हमारा रिलेशनशिप और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। इवन तुमने जब मुझसे इस बारे में कहा था तब से तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर, इसीलिए मैंने वेकिंग को जल्दी से ठीक करने के लिए उसके डर को भगाने की कोशिश की थी। पर मुझे ये आइडिया नहीं था कि वेकिंग पर इसका क्या असर होगा। मैं तो बस वेकिंग को ठीक करके अपनी लाइफ में वापस आना चाहती थी ताकि मैं वेकिंग के साथ अपनी कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप से बाहर आ सकूं। तो फेफे उसे वेकिंग के साथ साथ अपना भी ख्याल रखने के लिए कहती है, जिसके बाद जो अंदर जाती है उसे कंपनी के बारे में जो सब गॉसिप चल रहे हैं इस बारे में सब कुछ बताती है और उसे जल्दी से कंपनी वापस जाने के लिए कहती है। मगर वेकिंग तो अब कहीं भी नहीं जाना चाह रहा था। वहाँ पर निंग आ जाता है जो वेकिंग को बताता है कि आंटी की तबीयत खराब हो गई है, जिन्हें अब आप ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सूजी ने आर्ट गैलरी को ही बंद कर दिया था और आंटी को भी डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दिया था, जिससे माता जी को तो बड़ा झटका लगा था। तो निंग उसे उसके इस हालत के लिए भी सॉरी कहता है और उसे बताता है कि उस दिन बिल्ली को वेकिंग ने नहीं बल्कि अंकल ने मारा था, जो उसे बाद में पता चला था। अब ये सुनते ही वेकिंग तो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दरवाजा बंद कर देता है। निंग उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज आंटी की हेल्प करिए। तो वेकिंग फाइनली बाहर आता है, कहता है कि मेरे होते हुए युनमा आर्ट वर्क को कुछ भी नहीं हो सकता। तो जू फिर से वेकिंग की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, क्राउडेड जगह ले जाती है, फिर से बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाते हैं। स्पेशली वो उसे लेकर उस कीचड़ भरी खेत में ले जाती है जहाँ पर दोनों कीचड़ से लथपथ हो गए थे। तो दोनों यहाँ फिर से कीचड़ के साथ खेलने लग जाते हैं। तो जू उसे कैट के पास छोड़ने के लिए सॉरी कहती है, फिर एक कैट वाला आउटफिट पहनकर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कैट से डर लगता है ना, फिर आज तुम अपने हाथों से कैट को हरा दो। लेकिन वेकिंग जू को हक कर लेता है, कहता है कि मुझे आपसे कैट से डर नहीं लगता एंड आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। तो इस तरह से दोनों अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाते हैं। वहीं वेकिंग ने अपने शर्ट्स अंकल के नाम कर दिए थे, जिससे मॉम फिर से डायरेक्टर बन गई थी। तो वेकिंग सूजी से मिलने आता है, जहाँ सूजी उससे कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने शर्ट्स अंकल को दे दोगे, मैंने सोचा था कि तुम अपने मॉम से भी अपने शर्ट्स वापस लोगे, फिर हम दोनों मिलकर इस आर्ट गैलरी को अच्छे से चलाएंगे। तुमने तो अपने सारे शर्ट्स भी उन्हें दे दिए, जिससे अब युनमा आर्ट का पूरा हक उनके पास चला गया। तो हमें यहाँ पता चलता है कि सूजी तो इस आर्ट गैलरी को ही बचा रही थी ताकि वेकिंग की मॉम अपने शर्ट्स दूसरों को बेचकर युनमा आर्ट्स को खत्म ना कर दे। इसीलिए वो वेकिंग के साथ कोलैबोरेट करना चाहती थी ताकि दोनों मिलकर इस युनमा आर्ट गैलरी को अच्छे से चलाएं, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अपने छोटे भाई निंग को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि वेकिंग की मॉम की बेवकूफी की वजह से निंग पर कोई मुसीबत ना आए। वहीं इधर माता जी तो युनमा आर्ट्स वापस पाकर बड़ी खुश होती है। इधर जू को पता चलता है कि उन्हें परसों उनके डिपार्टमेंट की ओर से फील्ड वर्क पर जाना है, इसलिए जू अपने दोस्तों के पास चली आती है, क्योंकि वो इसी मौके पर वेकिंग के साथ अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ब्रेक लगाना चाहती है ताकि उसकी कंफ्यूजिंग फीलिंग्स दूर हो सके। तो जू के साथ साथ निंग को भी फील्ड वर्क पे जाना था, क्योंकि वो भी उसकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। लेकिन इधर जू के जाने के बाद तो वेकिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जू के साथ रहना उसकी एक हैबिट बन चुकी थी। इसीलिए वो तो अगली सुबह इनके घर पे दरवाजा ठोकने लग जाता है। तो फेफे उससे पूछती कि आखिर वो जू को क्यों ढूंढ रहा है। वेकिंग कहता है कि मुझे उसके बिना नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हम दोनों साथ में सोते थे। ये सुन फेफे और ची तो हैरानी हो जाते हैं। अब ये दोनों वेकिंग को एग्जैक्टली बताती नहीं है कि आखिर जू कहाँ गई है, मगर ये जरूर बताते हैं कि उसके डिपार्टमेंट से सभी लोग गए हैं। मगर जैसे ही वेकिंग शुआई का नाम सुनता है तब तो वो इन दोनों से कहकर जाता है कि वो लोग जू को ना बताए कि वो उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे आ रहा है। अब वेकिंग को इतना पॉजिटिव देखकर ये दोनों तो समझ ही जाते हैं कि वेकिंग उसे लाइक करता है। तो वेकिंग जू को बहुत सारे कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, मगर जू उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करती। तो वेकिंग को आइडिया आता है, वो मिंगचेंग को बुलाता है और उसके जरिए फिर जू का पता निकाल लेता है। फिर असिस्टेंट के साथ वो भी उस जगह पहुंच जाता है और वो लोग जिस होटल में ठहरे थे वहाँ से सारे स्टूडेंट्स को मस्त वाले होटल में ट्रांसफर करा देता है, वो भी पेमेंट डबल करके, जिस बारे में होटल वाले उन्हें नहीं बताते, बस कहते हैं कि उनके होटल की एनिवर्सरी ऑफर चल रही है, जिससे जू तो अपने रूम में आकर बड़ी खुश होती है। मगर तभी वहाँ पर वेकिंग आ जाता है, जिसे देखकर वो तो शॉक्ड हो जाती है। देन वो समझ जाती है कि वेकिंग ने मिंगचेंग के जरिए उसका पता लगाया। तो वेकिंग पूछता है कि आखिर तुम मुझे बिना बताए यहाँ कैसे आ गई। जू कहती है मैं बस तुमसे थोड़ा सा दूर रहना चाहती थी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी हालत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे आगे कोई भी गलती हो, और वैसे भी मुझे थोड़ा रिलैक्स करना था, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। वेकिंग कहता है ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रिलैक्स करूंगा। इस पर जू से मना करते हुए कहती है कि अभी तुम्हें कुछ दिनों तक डॉक्टर चैन से ही ट्रीटमेंट करानी चाहिए। तो वेकिंग कहता है पर तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी ट्रीटमेंट में हेल्प करोगी। जू कहती है वो तो मैं हेल्प करूंगी, पर अभी मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, फिर मैं जल्दी से तुम्हारी ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगी। वेकिंग पूछता है जल्दी से क्यों। जू कहती है जितनी जल्दी तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाएगी हम दोनों अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो वेकिंग पूछता है कि क्या मुझे ट्रीट करने में तुम्हारी लाइफ
लाइफ इफेक्ट हो रही है। जू कहती है थोड़ी सी हो रही है, जिसके लिए वेकिंग उसे सॉरी कहता है। तो जू अभी उसे घर जाने के लिए कहती है क्योंकि अभी उसके सारे क्लासमेट्स यहाँ पर हैं, इसीलिए उसका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। तो वेकिंग दूसरे रूम में रुक जाएगा कहता है। तो वो जू के कमरे से निकल ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे पर निंग और शुआई मिलते हैं। सीन कट होता है, सभी लोग मिलकर खाना खाने के लिए जाते हैं। अब यहाँ वेकिंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो जू को इन दोनों के साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो वहाँ का खाना खाने लग जाता है। जू से यहाँ से होटल जाने के लिए कह देती है, मगर वेकिंग तो जाने का नाम ही नहीं लेता। एनीवे उन दोनों के सामने ही कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जो सुन जू से अपने साथ बाहर ले जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो। वेकिंग कहता है कि क्योंकि तुम्हें अभी मेरा ट्रीटमेंट करना है। तो जू वेकिंग से कहती है कि मुझे अभी हम दोनों का रिलेशन समझ नहीं आ रहा, क्या हम दोस्त हैं या फिर तुम पेशेंट और मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर का काम कर रही हूँ, या फिर हम दोनों प्यार में हैं। वेकिंग तो साफ कह देता है कि हम दोनों में सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर वाली रिलेशनशिप है। तो जू उससे पूछ लेती है कि क्या तुम मेरे लिए स्पेशल फील नहीं करते। वेकिंग कह देता है नहीं तो मैं तो बस तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। देन उससे पूछता है कि कहीं तुम मेरे लिए स्पेशल फील तो नहीं करती। इस पर जू तो हाँ कह देती है। अब ये सुन वेकिंग तो वहाँ से चला जाता है। वही जू तो थोड़ा अपसेट हो जाती है। देन हम वेकिंग को देखते हैं जो अकेले ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि अभी वो थोड़ा पछता रहा था जू को सिर्फ फ्रेंड बताकर, क्योंकि वेकिंग को इससे पहले कभी प्यार नहीं हुआ, इसीलिए उसे प्यार वाली फीलिंग के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, जिस वजह से वो भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था। तभी एक शीली नाम की लड़की आती है, उससे बात करने लग जाती है। तो उसे अपसेट देखकर वो उसका रीजन पूछती है। तो वेकिंग उसे अपने और जू के बारे में सब कुछ बताता है और उसे अपनी एलर्जी के बारे में भी सब बताता है। तो शीली उसे टच करती है, जिसके बाद भी वेकिंग को कोई एलर्जी नहीं होती। तो वेकिंग से पूरी कहानी सुनने के बाद शीली उसे बताती है कि जू की वजह से ही तुमने दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखा है, तो जरूर वो तुम्हारे लिए भी स्पेशल होगी। तो शीली के साथ बात करके वेकिंग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाता है और फाइनली वो भी समझ जाता है कि वो जू को लाइक करता है। इधर मिंगचिंग और चियो में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जू फील्ड वर्क से घर वापस आ जाती है। तो वेकिंग भी जू को लेकर डॉक्टर चेन के पास जाता है, उसके ट्रीटमेंट में आगे उन्हें क्या करना होगा इस बारे में जानने के लिए। तो डॉक्टर चेन उन्हें एक वेकेशन के लिए एक रिसोर्ट जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वेकिंग का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है। तो जू भी इसके लिए मान जाती है। देन घर आकर वो चियो को बताती कि वो एक और वेकेशन के लिए जाने वाली है। वही निंग भी आकर बताता कि वो अपनी आंटी के साथ घूमने के लिए जाने वाला है और फेफे भी एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाली थी। अब बच जाती है चियो, जिसे उसका ऑनलाइन फ्रेंड बे यानी कि हमारा मिंगचिंग मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर दोनों फेस टू फेस गो का मैच खेलेंगे। अब इससे चियो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, स्पेशली अपने इंटरनेट फ्रेंड से मिलने के लिए। इधर अंकल ने तो फेफे को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए मना लिया था, क्योंकि उसने अपनी सिस्टर यानी कि वेकिंग के मॉम को बता दिया था कि फेफे उसकी गर्लफ्रेंड है। अब माता जी के साथ तो वहाँ पर निंग भी आ जाता है, जो फेफे को अंकल के साथ देखकर हैरान था। और जब अंकल बताता है कि फेफे उसकी गर्लफ्रेंड है, ये सुन निंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जेलस भी होता है। अब अंकल और माता जी के जाने के बाद फेफे निंग को बता देती है कि वो तो बस नाटक कर रही है, पर निंग तो फिर भी उससे अपसेट हो जाता है। तभी वहाँ पर चियो भी आ जाती है। अब वो लोग एक दूसरे को देखकर तो हैरान थे। तो चियो बताती है कि वो यहाँ अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आई है। देन हमें पता चलता है कि वेकिंग और जू भी यहीं पर आए हैं। अब वेकिंग तो उन सबको देखकर यहाँ से जाने लगता है, मगर जू उसे रोक लेती है। देन सब लोग अपनी अपनी टीम में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी माता जी जू को बुलाती है। तो अंकल बार बार उससे वेकिंग और जू के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे थे, जिसके जवाब में जू कुछ भी नहीं कह पा रही थी। तो अंकल वेकिंग की बुराई करने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो उस जैसे प्ले बॉय से बचकर रहना चाहिए, बल्कि उसके बदले निंग के साथ तुम्हारी जोड़ी अच्छी बनेगी। तो जू माता जी से क्लियर करती है कि निंग तो बस उसके छोटे भाई जैसा है, उससे ज्यादा उनके बीच और कुछ नहीं है। पर अंकल तो फिर भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं कि हो सकता है अभी कुछ नहीं है, मगर बाद में तो हो ही जाएगा। अब इतना सब कुछ सुनकर वेकिंग तो चुपचाप नहीं रह पाता, तो वो जाकर उनके सामने कह देता है कि जू मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जू से भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता है, और ये कहकर तो सबके सामने ही उसे किस कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर रेन और शुआई भी पहुंच जाते हैं, और शुआई को ये देखकर तो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन जू तो वहाँ से भाग जाती है। तो वेकिंग भी उसके पीछे जाता है। वहीं देर फेफे भी माता जी को सच बता देती है कि वो अंकल की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो अंकल उससे बात करने लगा था, लेकिन निंग जाकर अंकल को भगा देता है। इधर वेकिंग जू के पीछे उसके रूम तक जाता है, मगर जू दरवाजा बंद कर देती है। तो वेकिंग का हाथ दरवाजे पर आ जाता है, इसीलिए जू उसे रूम के अंदर ले आती है। तो जू उससे पूछती है आखिर तुमने मुझे सबके सामने किस क्यों किया। तो वेकिंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो जू पूछती है पर तुमने तो पिछली बार कहा था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वेकिंग कहता है कि तब मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, पर अब मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। तो जू कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, इसीलिए मुझे अब थोड़ा टाइम चाहिए। तो वेकिंग कहता है कि तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है क्योंकि तुम तो मेरे साथ ही रहोगी। जिसके बाद जू रेसिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ कुछ देर में निंग और वेकिंग भी आ जाते हैं, मगर वेकिंग और निंग के रेसिंग कार्स आपस में टकरा जाते हैं। तभी वहाँ पर माता जी भी पहुँच गई थी, जो ये देखकर वेकिंग को ही डांट रही थी कि आखिर तुमने निंग के कार को टक्कर क्यों मारी। वेकिंग को पता था कुछ भी बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो रेस कंप्लीट करने के लिए चला जाता है। तो निंग माता जी को बताता है कि सीनियर ने मुझे जानबूझकर टक्कर नहीं मारा, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। पर मॉम तो निंग को लेकर चली जाती है। अब उस एक्सीडेंट से वेकिंग को भी लगा था, तो जू उसकी मसाज कर देती है। फिर वेकिंग को शर्टलेस देखकर जू तो शर्मा नहीं लग गई थी। अब जू अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप फायर में जाने वाली थी, तो वेकिंग उसे शुआई से दूर रहने के लिए कहता है। तो जू ठीक है कहकर चली जाती है। इधर अंकल तो फेफे को छोड़कर दूसरी लड़की पटा लेते हैं, तो हमारी फेफे फिर से सिंगल हो जाती है। तो वो अपने फ्रेंड से अपने लिए एक भरोसेमंद बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहती है। तभी निंग आ जाता है, तो ये दोनों निंग का नाम सजेस्ट करते हैं। तो निंग भी उसे कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। अब निंग ने डायरेक्टली
कन्फेस तो नहीं किया, पर हिंट जरूर दे दिया था कि वो फेफे को लाइक करता है। वहीं इधर विलन टीम यानी कि रेन और शुआई जू और वेकिंग को अलग करने के फिराक में ही होते हैं, इसीलिए रेन वेकिंग के रूम में चली जाती है और फिर छुप कर उसका दरवाजा नॉक करती है। वेकिंग के पूछने पर कि बाहर कौन है, रेन तो जू की आवाज में ही बोलने लग जाती है। तो वेकिंग दरवाजा खोल देता है तो रेन जाकर उससे चिपकने ही लग जाती है, मगर इससे वेकिंग को फिर से एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, क्योंकि वो तो रेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब एलर्जी देखकर रेन तो डर जाती है, तो वेकिंग उसे और डराते हुए कहता है कि ये एलर्जीज फैल जाती है जो भी इन्हें टच करता है। जो सुन रेन तो पतली गले से निकल लेती है। वहीं च्यू को अपने ऑनलाइन फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उससे कल मिलने आने वाला है, जो सुन च्यू भी बहुत खुश हो जाती है। वहीं इधर वेकिंग रेन की बात बताकर जू के साथ मस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इधर विलन पार्टी का तो कुछ और ही प्लान था। वो लोग वेकिंग और उसके मॉम के नफरत का यूज करना चाहते थे, क्योंकि अब हमारी रेन मैडम को वेकिंग से बदला लेना है उसे बार बार रिजेक्ट करने के लिए। इसलिए रेन शुआई को एक अननोन नंबर से वेकिंग बनकर निंग को मैसेज करके पहाड़ी जंगल में बात करने के लिए बुलाने के लिए कहती है। तो शुआई ऐसा ही करता है, वो वेकिंग बनकर निंग को मैसेज करके जंगल में बुलाता है, तो निंग उधर चला भी जाता है। तो इनके प्लान के हिसाब से शुआई वेकिंग जैसे कपड़े पहनकर आ जाता है, जिसका इरादा था निंग को ढलान वाली जगह से नीचे गिराने का। इधर जू ठंडी में रहने की वजह से बीमार पड़ गई थी, तो वेकिंग उसकी केयर करने लग जाता है। तो जू उसे च्यू के पास से दवाई लाने के लिए कहती है, तो वेकिंग जू को किस करके चला जाता है। वहीं इधर मिंगचेंग आ जाता है च्यू के पास, तो च्यू से पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। मिंगचेंग कहता है मैं यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया था, पर इससे पहले वो च्यू से एक गो का मैच खेलने के लिए कहता है। तो मैच खेलते हुए च्यू समझ जाती है कि वही बे है जो इतने दिनों से उसके साथ ऑनलाइन पे चैट कर रहा था। अब ये जानकर च्यू सरप्राइज तो नहीं होती, लेकिन उसे ये काफी ज्यादा मजेदार लगा। इधर निंग के आने पर वो पीछे से शुआई को देखकर ही पहचान जाता है, ये वेकिंग नहीं है, पर इससे पहले वो उसका चेहरा देख शुआई उसे धक्का मार देता है, जिससे निंग लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पैर पर तो बहुत बड़ा कट लग जाता है और उसके सर पे चोट भी लगती है। इधर रेन जाकर जू को बता देती है कि उसने अभी वेकिंग और निंग को फाइट करता हुआ जंगल की ओर जाते हुए देखा, तो जू जल्दी से उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। वहीं इधर मिंगचिंग तो च्यू को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसे च्यू एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि अब उसे मिंगचिंग की कंपनी काफी ज्यादा मजेदार लगती है। वहीं इधर जू को निंग दिख जाता है, लेकिन नीचे उतरने के चक्कर में वो भी फिसल कर गिर जाती है। तो वो निंग के पास आती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि वो अपना फोन लेकर नहीं आई थी और निंग का फोन कहीं गिर गया था। तो निंग जू को बताता है कि उसे वेकिंग बनकर किसी और ने मैसेज किया था और जिसने उसे धक्का मारा वो वेकिंग नहीं था, क्योंकि उसका सीनियर उसे नफरत करता है मगर कभी उसे खुद हर्ट नहीं कर सकता। इवन निंग तो बस वेकिंग से माफी मांगना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक उसकी वजह से वेकिंग को कितना कुछ झेलना पड़ा। इवन निंग की वजह से ही वो अपने मॉम डैड से दूर होता गया, इसीलिए वो बस जू से यही बात कह रहा था कि उसे बस वेकिंग से माफी मांगनी है। इधर वेकिंग एंड फ्रेंड्स को फेफे से पता चलता है जू और निंग दोनों ही अपने रूम से गायब है। अब मॉम को निंग की काफी फिक्र हो रही थी, तो वेकिंग मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो निंग को सही सलामत वापस ले आएगा। फिर वो सभी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ जंगलों की ओर आते हुए फेफे को रिसोर्ट का रूम की मिलता है, जिसे वेकिंग पहचान लेता है क्योंकि ये उसी का रूम की था। तो वो लोग समझ जाते हैं कि जू इसी और गई है, तो दोनों उसे ढूंढते हुए आगे चले जाते हैं, जहाँ वो लोग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। तो फेफे कहती है वो निंग को लेकर जाएगी, तो वेकिंग जू को उठाकर चला जाता है। जाते हुए जू वेकिंग को सब कुछ बताती है कि बेहोश होने से पहले निंग बस तुम्हारा नाम लेकर तुमसे माफी मांगे जा रहा था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि उसकी वजह से ही तुम अपने पेरेंट्स से दूर हो गए। तो निंग को थोड़ी होश आती है, तब भी वो सॉरी ही कहे जा रहा था। तभी फेफे एक पत्थर से टकराती है, तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो उन्हें ढूंढते हुए जियांग और च्यू भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो लोग मिलकर निंग को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। निंग का ट्रीटमेंट हो जाता है, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया था। वही मिंगचिंग और च्यू उनकी शादी के बारे में बताते हैं, जो सुन सारे फ्रेंड्स तो उनके लिए बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पर माता जी भी आ जाती है, जो निंग की हालत देखकर काफी परेशान होती है। तो जू एंड फ्रेंड्स उन्हें बताती है कि निंग अभी ठीक है और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तो वेकिंग अपनी मॉम से डैड के बारे में बात करने के लिए बाहर बुलाता है, जहाँ पर वेकिंग उनसे पूछता है कि आखिर मेरे डैड की मौत कैसे हुई थी। मॉम कहती है तुम्हें तो पता ही होगा, तुम तो वहीं पर थे। तो वेकिंग बताता है कि मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है, पर आज तक मुझे उनकी डेड बॉडी खून से लथपथ सपने में दिखाई देती है, जो पिछले 10 सालों से बार बार मेरे सपने में आते हैं। तो मॉम समझ जाती है कि वेकिंग ने भी उतना ही झेला है जितना उन्होंने। तो मॉम बताती है कि तुम्हारे पापा को कैंसर था, जो आखिरी स्टेज पर थे, पर उन्होंने इलाज कराने से मना कर दिया क्योंकि वो तुम्हें सुधारना चाहते थे। और वेकिंग अकेला यूएस में रहता था, इसीलिए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, जिस वजह से उसके फादर को उसकी बहुत ही फिक्र होती है। इसीलिए वो वेकिंग को सुधारने के लिए अमेरिका चले आए थे और यहाँ उसकी मॉम और निंग थे। पर निंग को अडॉप्ट करने की वजह से ही वेकिंग और ज्यादा रिबेलियस हो गया था और अपने डैड की कोई बात नहीं मानता था, जिससे उसके डैड की तबीयत और ज्यादा खराब होती गई। मगर वो तब भी वेकिंग को ही सुधारने में लगे हुए थे। पर मॉम वेकिंग से इसीलिए नाराज थी क्योंकि उसने अपने डैड का ख्याल नहीं रखा, जिसकी लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई। अब मॉम भी वेकिंग के डैड के डेथ के बारे में नहीं बताती कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अब मॉम समझ गई थी कि वेकिंग ने भी इतने सालों तक उनकी जितना ही पेन सहा, बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा, क्योंकि मॉम ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। तो यहाँ माँ बेटी का मेल फिर से हो जाता है। तो जू वेकिंग को कंफर्ट करती है, जिसके बाद हमारे दोनों पेशेंट अपने अपने बेड पर होते हैं। निंग को होश आता है, तो पहले वो उसके पास बैठी फेफे को सॉरी कहता है कि उसे निंग को कैरी करना पड़ा, फिर उसे थैंक यू कहता है। तो फेफे कहती है वैसे तुम काफी भारी थे और तुम्हें उठाने में मेरी हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन इससे पहले फेफे उसे और कुछ कहती, निंग उसे सीधे किस कर देता है। अब अचानक इस साइड शांत माहौल सुनकर जू और वेकिंग पर्दा हटाते हैं, तो वो देखकर शॉक्ड होते हैं कि दोनों तो किस कर रहे हैं। तो वेकिंग उन्हें डिस्टर्ब करना छोड़ जू को भी किस करना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये सभी रिसोर्ट से चेकआउट करने की तैयारी में लग जाते हैं। जहाँ से आते हुए जू को शुआई मिलता है। जू को पता चल गया था कि वेकिंग बनकर निंग को उसी ने बुलाया
बताया था, जिसके लिए वो शुआई पे काफी गुस्सा करती है और उसे ये भी बताती है कि निंग ने भी तुम्हें माफ कर दिया, पर आगे से ऐसा कुछ भी करने का सोचना भी मत। शुआई बताता है कि वो तो बस चाहता था कि वे किंग तुमसे दूर हो जाए क्योंकि उसे बीमारी है जो दूसरों पे फैलती है। जू कहती है वो तो बस झूठ था जो वे किंग ने रेन से कहा था उससे पीछा छुड़ाने के लिए। तभी वहाँ पर वे किंग आता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शुआई का असली रीजन क्या था वे किंग से नफरत करने का, क्योंकि उसे लगता था कि वे किंग ने उसका फर्स्ट लव उसे छीन लिया, जो कि वे किंग की ही एक्स गर्लफ्रेंड्स में से एक थी। तो वे किंग उसे सच बताता है कि वो लड़की तो असल में एक गोल्ड डिगर थी जो मेरे पीछे सिर्फ पैसों के लिए पड़ी थी, लेकिन पैसे देने के बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसने तो मुझे सुसाइड करने का भी धमकी दिया अगर मैं उससे नहीं मिला तो अब समझ जाओ वो कैसी लड़की थी और मैंने उसे तुमसे छीना है या नहीं। इसके बाद वो जू के साथ डॉक्टर चेन के पास जाता है जहाँ पर वो हिप्नोसिस के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे उस दिन के बारे में याद करना था कि आखिर उसके डैड की डेथ कैसे हुई। तो डॉक्टर चेन उस पर हिप्नोटिज्म यूज करती है, जिससे वे किंग उस रात में चला जाता है जहाँ उसने हमेशा की तरह डैड से झगड़ा किया था, फिर गुस्से से घर छोड़कर ड्रिंक करने के लिए चला गया था, फिर काफी रात में नशे में वापस आया। तब उसके डैड ने उसे काफी डांटा, लेकिन वे किंग ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया और अपने रूम जाकर सो गया। मगर उसके घर के बाहर कुछ टूटने की आवाज से वो जग गया। तो वो जैसे ही चेक करने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोलने चाहता है तब दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। तब उसने अपने पापा को बहुत बुलाया लेकिन उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तब वो खिड़की से नीचे कूदकर घर के अंदर आया। तब उसने खून से लथपथ पैरों के निशान देखा, जिसके खत्म होते ही उसके डैड सीढ़ियों के ऊपर खून से लथपथ दिखे जिनकी मौत हो चुकी थी। तो वे किंग ने उन्हें गले लगाकर बहुत रोया। तो वे किंग हिप्नोसिस से भी बाहर आकर काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि अगर मैं उस दिन ड्रिंक करके नहीं आता और अगर मैं दरवाजा खोल पाता तो शायद मैं पापा को बचा सकता था। ये कहकर वो बहुत रोने लगता है। जू उसे कंसोल करती है। इसके बाद जू अपने दोस्तों को इन सब के बारे में बताती है। तो चीयू उसकी बातों से पॉइंट आउट करती है कि अगर उस दिन दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था फिर तो जरूर बाहर से किसी ने जानबूझकर दरवाजा लॉक किया था कि वे किंग बाहर ना आ सके और वो सेफ रहे। तो ऐसा करने वाले सिर्फ वे किंग के फादर ही हो सकते हैं। तो निंग वे किंग से बात करने के लिए जाता है जहाँ वो उसे बताते हैं कि आपके फादर तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बस वो आपको दिखाना नहीं चाहते थे। इवन उन्होंने तो कई बार मेरे सामने आपकी तारीफ भी की थी, पर मेरे आने के बाद अंकल और आंटी का ध्यान मुझ पर ज्यादा हो गया, इसलिए आई एम सॉरी। मेरी वजह से आप और ज्यादा रिबिलियस बन गए, मगर फिर भी अंकल और आंटी को हर वक्त आपकी ही चिंता लगी रहती थी, इसलिए अंकल आपके पास आ गए थे। पर मेरा कोई इरादा नहीं था आपके पेरेंट्स को आपसे दूर करने का, बल्कि मैं तो आप सबके साथ अच्छे से रहना चाहता था। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई आपसे अच्छे से बात करने की, क्योंकि मैं बहुत डरता था कि आप मुझे घर से बाहर निकालना दो। पर अंकल की मौत की सारी डिटेल्स के बारे में यूएस के पुलिस स्टेशन में फाइल्स होंगी जिन्हें हम चेक कर सकते हैं। तो फाइनली वे किंग निंग को माफ कर देता है और उसे थैंक यू कहता है ये सब बताने के लिए। जिसके बाद जू को वो उसके डैड का लेटर दिखाता है जिसमें वे किंग के डैड ने जो प्यार वे किंग के लिए कभी नहीं दिखाया वो लिखकर बताया था, और ये भी बताया था कि वो वे किंग को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो वे किंग को सुधारना चाहते थे। इसीलिए वो हर वक्त निंग के साथ उसका कंपैरिजन करते रहते थे ताकि इससे वे किंग अपना हर काम अच्छे से करे। मगर उन्हें नहीं पता था कि इसका उल्टा हो जाएगा और वे किंग और ज्यादा रिबिलियस हो जाएगा। अब डैड ने ये बात भी समझ लिया था कि वे किंग को आर्ट तो पसंद है मगर ड्राइंग करना नहीं पसंद था, पर वो बिजनेस माइंडेड था क्योंकि उसने यूएस से बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए थे। इसीलिए डैड चाहते थे कि वही कंपनी को चलाएं, क्योंकि उन्हें और उसकी मॉम को बिजनेस चलाने की नॉलेज नहीं थी। इसीलिए वो लोग उनके फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट रहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि युनमा ग्रुप को वे किंग संभाले और मॉम का ध्यान रखे। देन उन्होंने अपने कैंसर के बारे में बताया था, पर वो मौत से नहीं डरते थे, वो तो वे किंग को खोने से डरते थे। पर मरने से पहले वो वे किंग को एक बार लास्ट हग करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, जिसके बाद वो शांति से दुनिया छोड़ के जा सकते थे। पर ये लेटर पाने के बाद काफी देर हो चुकी होगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे डैड तुमसे हमेशा बहुत प्यार करते हैं और करते रहेंगे। देन लास्ट में लिखा था कि मॉम को ये लेटर मत दिखाना और मेरे जाने के बाद ज्यादा दुखी मत होना। तो वे किंग फिर से बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसने अपने डैड को कभी प्यार से गले नहीं लगाया। इसके बाद वे किंग अमेरिका जाने के लिए निकलता है अपने डैड के केस के बारे में पता करने के लिए। वहीं वो जू से कहता है कि उसे अमेरिका से आने के बाद जू का ऑफिशियल जवाब जानना है, क्योंकि जू ने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया था। तो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। तो वे किंग अमेरिका के लिए निकल जाता है। वहीं देशवाइज जू से मिलने के लिए आता है, जो उसे बताता है कि उसने अमेरिका के कॉलेज में अप्लाई किया था और अपने साथ उसने जू के भी ड्राइंग सबमिट किए थे। तो वो लोग जू की पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए जू को बस एक लैंग्वेज टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद उसका फुल स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जू कहती है कि उसने तो कभी अब्रॉड स्टडी के बारे में नहीं सोचा था। तो शिवाई कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस बारे में एक बार सोचना जरूर चाहिए। तो जू कहती है वो सोचे कि इस बारे में। इधर मिंगचिंग और चिव की शादी हो जाती है, जिसके बाद सारे फ्रेंड्स आफ्टर पार्टी में मिलते हैं, जहाँ पर सभी तो चिव और मिंगचिंग के लिए काफी खुश होते हैं, जिन्हें देख फेफी का भी बड़ा मन होता है शादी करने का। पर निंग अभी लीगली मैरिज की एज का नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो वहीं जू उन्हें अपने अमेरिका जाने के बारे में बताती है। तो वो बताती है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने पैशन को फॉलो करने की, क्योंकि इसके साथ फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सारे फ्रेंड्स उसके लिए खुश तो होते हैं, लेकिन सैड भी थे कि जू जाने वाली है। तो फेफे पूछते कि क्या उसने इस बारे में वेकिंग को बताया। इस पर जू कहती है उसने अभी तो नहीं बताया, क्योंकि अभी तक जू श्योर नहीं है कि वेकिंग के लिए उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो सच में प्यार है या नहीं। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर उसे बताने लग जाते हैं कि प्यार में आप कैसे फील करते हो। अब जू वेकिंग को काफी देर से मैसेज कर रही थी, पर वेकिंग की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, क्योंकि वेकिंग अभी अपने डैड के केस के बारे में पता लगा रहा था, जिससे वेकिंग और हमें भी पता चलता है कि डैड का तो खून हुआ था। तो उस रात के फ्लैशबैक से पता चलता है कि दो चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुस गए थे, जिन्हें जब वेकिंग के डैड रोकने की कोशिश करते हैं तो उन चोरों में से एक के पास गन होती है जो उन्हें शूट कर देता है। फिर वो लोग वेकिंग के रूम
रूम की ओर जा रहे थे तो डैड बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से ऊपर उठते हैं चोरों को रोकने के लिए और वेकिंग को बचाने के लिए, मगर इस चक्कर में चोर उन्हें एक और गोली मार देता है। लेकिन डैड ने इससे पहले ही वेकिंग के दरवाजे के बाहर एक चेयर को अटका दिया था, जिस वजह से दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था और वेकिंग दरवाजा नहीं खोल सका था। अब ये जानकर तो वेकिंग बहुत ही ज्यादा सैड एंड इमोशनल हो जाता है कि उसके डैड ने अपने आखिरी सांस तक वेकिंग को प्रोटेक्ट किया। जिसके बाद वेकिंग अपने डैड की मेमोरीज को याद करता है कि किस तरह से वो हर रोज उसके लिए खाना बनाकर रखते थे, मगर वेकिंग ने कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया। वेकिंग अपने डैड को इमेजिन करके हक करता है और उनसे हर चीज के लिए सॉरी कहता है। तो वेकिंग कुछ और दिन यहीं पर रुकना चाहता था, जिस बारे में वो असिस्टेंट को बताता है। तो असिस्टेंट बताता है कि जू आपके बारे में पूछ रही थी। वेकिंग कहता है कि उसे बोल देना कि मैं अभी बिजी हूँ और अभी कुछ दिनों तक मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी किसी को मत देना। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। जू को बताता है कि बॉस अभी कुछ दिनों तक नहीं आने वाले हैं और अभी तक हमारे पास उन्हें कॉन्टेक्ट करने का कोई नंबर नहीं है, जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको दे दूंगा। तो जू कहती है कहीं उसका इरादा वहीं पर सेटल होने का तो नहीं है, जो उसके पास मेरे से बात करने का भी टाइम नहीं है। तो जू इधर लैंग्वेज टेस्ट का एग्जाम दे देती है, जिस बीच उसे वेकिंग का भी ख्याल आता है कि उसने अभी तक वेकिंग को इस बारे में नहीं बताया। मगर कुछ ही दिनों में असिस्टेंट जू के पास आता है और उसे अमेरिका का फ्लाइट टिकट देता है, जो कि वेकिंग की ओर से था। अब वेकिंग ने तो कहा था कि वो कुछ दिनों बाद लौट आएगा, मगर अब तो महीने भी बीत चुके थे, मगर जू का वेकिंग के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ था। इसीलिए जू वेकिंग से इन सब के बारे में पूछना चाहती थी। तो वो अपने फ्रेंड से मिलने के बाद अमेरिका के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो इतनी आसानी से वेकिंग के सामने जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वेकिंग ने जितना उसे सताया है इसीलिए ये भी उसे उतना ही तड़पाना चाहती है, ताकि वेकिंग खुद ही आकर उससे पहले मिले। इसीलिए वो छुपकर वेकिंग को फॉलो करने लगती है, मगर वेकिंग तो उसे पहली बार ही पहचान लेता है कि जू ही उसे फॉलो कर रही है और वो भी जानबूझकर उसके सामने नहीं आता। तो जू वेकिंग के घर के सामने ही एक होटल में रहने लगती है और हर रोज छुपकर वेकिंग को फॉलो करने लगती है, जिसके बारे में वेकिंग को पता होता है, मगर वो भी जो चल रहा है वही चलने देता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे थे कि दोनों पहले एक दूसरे के पास आए बात करने के लिए। तो इसी तरह दोनों का कुछ दिन फिर अचानक एक दिन वेकिंग को पता चलता है कि अंकल ने यूनमा आर्ट्स के सारे शेयर्स सूजी को बेच दिया है। इसीलिए वेकिंग जल्दी से अपना और जू का फ्लाइट टिकट बुक करवाता है, जिस बारे में जू को असिस्टेंट बताता है। तो दोनों सेम फ्लाइट में वापस आ जाते हैं। तो जू वापस आकर एयरपोर्ट के बाहर वेकिंग को ढूंढ रही थी, तभी वेकिंग आकर उसे बैकअप करके कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। तो जू पूछती है अगर तुमने मिस किया तो फिर तुम मुझसे मिलने की नहीं आए। तो वेकिंग कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें अमेरिका बुलाया था और तुम तो मुझे छुपकर फॉलो भी कर रही थी। जो सुन जू तो हैरान थी कि उसे कैसे पता चला। वेकिंग कहता है कि वो तो मैंने पहली बार ही समझ गया था जब तुम मेरा पीछा कर रही थी, पर जू मैडम तो अभी भी नाराज थी। तभी एक छोटी बच्ची वेकिंग का हाथ पकड़ती है, तो वेकिंग पे कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते, जो देख जू तो बहुत खुश होकर वेकिंग को गले लगाती है। तो वेकिंग बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, क्योंकि वो अब अपने पापा के लिए गिल्ट फीलिंग से आजाद हो गया है, जो वेकिंग के उस कंडीशन का असली रीजन था। तो वेकिंग जू से उसका आंसर पूछता है, लेकिन जू मैडम तो अभी भी उससे नाराज थी, इसीलिए वो चली जाती है। तो वेकिंग सूजी से बात करने आता है। वो उसे एक डील ऑफर करता है। यूनमा आर्ट वर्क के बदले सूजी को जितने भी पैसे चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार था, मगर सूजी मैडम तो इसके लिए मना कर देती है। वहीं निंग जू को सूजी के प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि वो यूनमा आर्ट वर्क देने से मना कर रही है। तो जू और निंग सूजी से बात करने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ पर जू को सूजी और निंग के बचपन के साथ वाली फोटोज मिलती है, जिसे देख निंग कहता है कि सूजी के पास ये फोटो कैसे। तभी सूजी आती है तो निंग उससे पूछता है कि क्या तुम इस फोटो वाले लड़के को जानते हो। तभी सूजी यानी कि रन अपने बचपन वाले अंदाज से निंग का कान पकड़ कर कहती है कि अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो बता देना मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब ये सुन निंग तो हैरानी हो जाता है। तो निंग शॉकिंगली एक्साइटेड होकर कहता है कि तुम मेरे ऑर्फनेज वाले भैया थी। तो सूजी मुस्कुराते हुए कहती है कि और नहीं तो क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। अब निंग तो बड़ा खुश हो जाता है। तो वो उससे पूछता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सूजी कहती है अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो अब हमारे लिए काम करना भी आसान होगा। तो तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और स्नो ग्रुप के लिए ज्वेलरी डिजाइन करो। पर इसके बदले निंग उससे यूनमा आर्टवर्क वापस मांगता है, पर सूजी इसके लिए मना करती है, क्योंकि यूनमा आर्टवर्क पाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। पर क्योंकि तुम मेरे भाई हो सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें मेरे इतने टाइम की मेहनत वापस तो नहीं कर सकती। पर ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया, लेकिन ये बिजनेस है इसीलिए इसमें रिलेशनशिप का कोई मोल नहीं है। तो जू कहती है ठीक है फिर चलो बिजनेस की ही बात करते हैं। अगर तुम्हें शुनरन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो तुम्हें यूनमा आर्टवर्क को वापस करना ही होगा, क्योंकि शुनरन के सारे पुराने पेंटिंग्स एंड डिजाइंस और आने वाले टाइम में शुनरन जितने भी डिजाइंस और पेंटिंग्स बनाएगा उन सब के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मेरे पास है। यानी कि लीगली शुनरन के सारे वर्क्स की ओनर जू थी, क्योंकि निंग ने जू के बर्थडे गिफ्ट में वही तो दिया था। तो इसीलिए सूजी मैडम को भी मानना पड़ता है। तो वो वेकिंग को मीटिंग के लिए बुलाती है और यूनमा आर्टवर्क्स के सारे शेयर्स के बदले बहुत ही बड़ी अमाउंट डिमांड करती है। वेकिंग पूछता है अचानक तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया। सूजी बताती है इसका जवाब तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास है। तो वेकिंग जू को ढूंढते हुए उसके घर जाता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि जू तो स्विमिंग पूल गई है। तो वहीं इधर हम जू को देखते हैं जो हर साल की तरह आज के दिन स्विमिंग करने के लिए आई थी, मगर तभी एक लड़के से टकराने की वजह से वो पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी उसे पानी से निकालने के लिए वेकिंग भी पानी में आ जाता है, जिससे हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दिन जू का मैथ में 100 पाने वाला पेपर पूल में गिर गया था, जिसे निकालने के लिए जू पानी में कूद गई थी। तभी उसे पानी से किसी ने निकाला था। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, वेकिंग जू को पानी से बाहर निकालता है और पूछता है कि वो अचानक यहाँ पर क्या कर रही है। जू बताती है वो हर साल की तरह इस पूल में डूबने का एनिवर्सरी मनाने आई है। तो जू से कहती है कि इस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, फिर तुम यहाँ कैसे आए। वेकिंग बताता है कि फीफे ने बताया, पर मुझे तो इस जगह के बारे में बचपन से ही पता है, क्योंकि अमेरिका जाने से
पहले मैं अपने फ्री टाइम में यहाँ स्विमिंग करने आता था, तो इससे वेकिंग को याद आता है कि 10 साल पहले भी उसने यहाँ डूबती हुई एक लड़की को बचाया था। तब से ये जगह जैसी थी वैसी ही है। तो इससे जू को भी याद आ जाता है कि जिसने उसे बचाया था वो तो वेकिंग ही था। तब तो वो बड़ी खुश होकर उससे किस करती है। फिर वेकिंग को अपना जवाब बताने जाती है, लेकिन उसे अपने अब्रॉड जाने वाली बात याद आती है जिस बारे में वो वेकिंग को बताती है। तो वेकिंग तो शॉक्ड हो जाता है। तो वेकिंग उसे पानी के बीच ले आता है, उसे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो जू नखरे करते हुए कहती है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उस वक्त अमेरिका में बिजी थे। वेकिंग कहता है कैसे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जू कहती है ऐसा कब हुआ। तो वेकिंग फिर कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जू कहती है नहीं तो तुम मुझे लाइक नहीं करते। तो वेकिंग कहता है मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ये कहकर वो सभी के सामने चिल्ला चिल्ला कर जू से अपने प्यार का कन्फेशन करता है। तो फाइनली जू भी अपने दिल की बात उसे बता देती है। तो जू कहती है क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। वेकिंग कहता है चाहे कितने भी साल लगे मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। जो सुन जू काफी खुश होकर उससे किस करती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे के सीजन 1 का एंड होता है। तो सीजन 1 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।